एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स होते कौन है? ट्रांसजेंडर का मतलब कि एतातस्य परमेशवाचा शिखंडी चा महारथा, कि जिस देश में शिखंडी को भी किन्नर को भी महारथी की उपाधि मिली है, तो आप सोचिए कि वो देश कैसा होगा। आपको ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस दिखते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में? ये सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा ट्रांसजेंडर होना ही है। हम महिला टॉयलेट में जब जाते हैं तो वहाँ पे महिलाएं बड़ी एकदम से कशमकश में दिखती हैं, बहुत आश्चर्यजनक, पता नहीं कौन है। क्यों हुआ है आप? तो एक सबसे बड़ा चैलेंज कि भाई उनके बीच में जाएं कैसे। अनकंफर्ट जोन हमें दिया जाता है। किन्नर समाज को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। बोला जाता है कि उनसे दूर रहो, ये बच्चे चुरा के ले जाते हैं। कोई भी किन्नर मरता है तो बोलते हैं चप्पल से मारा जाता है। उनसे कुछ गलत मत बोलना, नहीं तो बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाएंगे और तुम्हें श्राप दे देंगे। किन्नर समाज मुस्लिम समाज को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। मैंने तो नहीं देखा कि कोई जो किसी को उठा के लेके जाता है। नहीं, ये जीवन हमें दोबारा ना मिले। हमारी तो बद्दुआ भी दुआ में ही बदलेगी। हर जाति का किन्नर आपको किन्नर समाज में मिलेगा। ट्रांसजेंडर्स में मैरिज एक्सेप्टेबल है? विवाह जैसा पवित्र बंधन जो है स्त्री और पुरुष के बीच का है, ना कि किन्नरों का। किन्नर अगर शादी करें तो फिर वो किन्नर कैसे हुए? जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की फिजिकल नीड्स होती हैं, ऐसे जो किन्नर है वो भी तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनकी भी तो कुछ फिजिकल नीड्स होती हैं। कि आपने कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी है? ये पहली बार मैं आपके चैनल पे, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इसलिए बोली। आज तक कभी किसी ने पूछा भी नहीं और ना मैंने किसी को बताया, लेकिन पहली बार हाय मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। आज जब मैं पूरा रिसर्च कर रहा था और मैंने कुछ लोगों से बात भी करी, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गैप है जहाँ लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स होते कौन है। जिनको हम अलग-अलग शब्दों से भी पुकारते हैं, जिसको कभी हिजड़ा बोलते हैं या और भी शब्दों से बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। तो ये कौन होते हैं ट्रांसजेंडर्स? देखिए, बिल्कुल एक सीधा और साधारण जवाब है इसका। जैसे कि आप हैं, अगर आप अपने अ वाइफ़ के लिए एक अच्छे पति हैं, जी, अपनी बेटी के लिए एक अच्छे पापा हैं, जी, अपनी बहन के लिए एक अच्छे भाई हैं। जी, लेकिन यहाँ पर आप आदमी एक ही हैं। जी। तो वैसे ही ट्रांसजेंडर की जब बात आती है तो व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन अलग-अलग भाषाओं में उसको संबोधित किया जाता है। ओके, कि जैसे कि हम अगर एक अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं तो ट्रांसजेंडर से संबोधित किया जाता है, और अगर हम संस्कृत में बोलते हैं तो किन्नर शब्द से संबोधित किया जाता है, और फिर उसके बाद में हिजड़ा। तो ये अनेकों अनेक नाम जो हैं वो हम एक ही व्यक्ति के हैं। जो हमारी पहचान है वो अलग-अलग राज्यों में अपनी भाषा और वहाँ का जो संस्कृति होती है उसके हिसाब से बदल जाती है। ओके। तो जैसे मैंने देखा ये जो हिजड़ा है, ये शायद अरबी शब्द है, बिल्कुल। राइट? जो कि हिज हिज से कुछ करके। हिज्र ये एक फ़ारसी शब्द जी, है जो अ, अरब से निकल कर आया है, या जी, फिर हम बोलते हैं हिज्र जो होता है, जी, हिजड़ा शब्द जो है, जी, क्योंकि मुगल काल में शायद ये हम लोगों को दिया गया नाम है। और अगर उसके पहले आप बात करते हैं या देखते हैं तो संस्कृत में किन्नर शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ये शब्दों का ही सिर्फ़ फ़र्क है इसमें। अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रांस कम्युनिटी, तो ये है क्या कम्युनिटी, ट्रांस कम्युनिटी? ट्रांस कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मिथ्य लोगों में फैले हुए हैं। बहुत सारे लोगों में एक कौतूहल का विषय होता है ट्रांसजेंडर, किन्नर। एक छोटा-सा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किन्नर को लेके कि ट्रांसजेंडर, तो ट्रांस मीन्स इसका मीनिंग्स अगर आप देखेंगे तो ट्रांस यानी कि बदलना, बदलना, राइट, और जेंडर यानी कि पहचान। पहचान बदलना। जो एक लैंगिक पहचान होती है जी, जेंडर, जो हम लोगों को स्त्री या पुरुष के दायरे में खड़ा करता है। जी, तो वैसे ही जब ट्रांसजेंडर हम बोलते हैं तो ट्रांसजेंडर का मतलब कि मैं जन्म से बायोलॉजी एक लड़की हो सकती हूँ, एक लड़का हो सकती हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद जब मेरी उम्र बढ़ती है और उम्र के साथ-साथ मेरा रहन-सहन बदलता है। जब मेरा रहन-सहन बदलता है और मेरी बोली भाषा बदलती है, तो मैंने क्या किया है कि एक लड़की की तरह अगर मैं पैदा हुई और कुछ समय के बाद में 10-12 साल की उम्र में मैं लड़कों की तरह रहने लगी, तो समाज ने मुझे बायोलॉजिकल जो जन्म के समय जेंडर जो मेरा लैंगिक पहचान थी, वो दी, मैंने उसको बदल दी।
कि राइट, मैं लड़कियों की तरह रहना नहीं चाहती हूँ, या कोई लड़का है वो लड़कियों की तरह नहीं रहना चाहता है, तो उसको क्या करा, बदल दिया, तो जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। जी, तो ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि ट्रांसजेंडर अलग होते हैं, किन्नर अलग होते हैं, हिजड़े अलग होते हैं। ये सब एक ही व्यक्ति का कम्युनिटी है, से हैं। कमिटी का है। यहाँ पे सिर्फ़ हम जो बात करते हैं, जो एक उनको संबोधित किया जाता है, वो नाम अलग-अलग हो सकता है। ओके। इन अ वे अगर मैं देखूँ कि जो मैं समझा हूँ, वो ये कि अगर कोई भी ट्रांस कम्युनिटी में है और अगर वो एक बच्चा, जो कि समझ लीजिए लड़का है, बट अगर वो लड़कियों जैसी उसमें फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं और अगर कोई लड़की है जो कि उसमें लड़कों जैसी मस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं, तो बिल्कुल। वो ट्रांस में आ जाएँगे, राइट? बिल्कुल, कि आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन वो लड़कों के गेटअप में रहना पसंद बिल्कुल, करती हैं। उनको पैंट शर्ट या जीन्स टी-शर्ट्स में ना, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हम ये नहीं कहेंगे कि वो किन्नर है। राइट, ट्रांसजेंडर कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है जो बायोलॉजिकल जो समाज ने उसको पहचान दी, लेकिन वो कुछ समय के बाद में अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को ढाल रहा है। राइट, तो ट्रांसजेंडर मतलब वो व्यक्ति है जो एक लड़का है लेकिन लड़कियों की तरह रह रहा है, लेकिन एक लड़की एक लड़कों की तरह रह रहा है। तो ये उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, मुझे लग रहा है कि ये लोगों में सबसे ज़्यादा भ्रांति फैली हुई है, तो लोगों को इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे भी अगर जाके देखेंगे, तो बहुत ही कम या मैं बोलूँगा ना के बराबर ऐसे कोई वीडियो होगा, जहाँ पे एक्चुअली ये समझाया जा रहा है कि ट्रांस कम्युनिटी है क्या? क्योंकि अगर हमको इस कम्युनिटी में चेंजेस लेके आने हैं, तो सबसे पहले बेसिक्स जो है उसमें चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। लोगों में अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि एक्चुअली है क्या चीज़ और जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक ऊपर लेवल पे चेंजेस नहीं आ पाएँगे। तो जैसे अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जीज़ होती हैं और जब वो ट्रांस स्टेज में आते हैं तो उनको ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी में आ जाते हैं। ये जब जनरली फीलिंग्स आना शुरू होती हैं, ये जनरली टीन्स में आना शुरू होती हैं, जब आप मोटा-मोटा 12 से 16 साल के बीच में होते हो। तब किसी को पता चलता है कि मुझे अगर मैं लड़का हूँ और मुझे लड़कियों की तरह रहना अच्छा लगता है, मुझे उस तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। अगर मैं आपकी लाइफ़ में बात करूँ तो आपका भी संजय से संजना बनने का जो एक पीरियड था, इट वाज़ नॉट वेरी ईज़ी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की तारीख में, जो कि इसी फीलिंग से गुज़र रहे हैं, बट उनको नहीं मालूम कि ऐसी फीलिंग्स के साथ मैं कैसे डील करूँ? क्या करना चाहिए मुझे एक्चुअली? तो आप कुछ लोगों को गाइड कर सकते हो कि अगर कोई ऐसी फीलिंग्स में आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? कई बार हम जब बात करते हैं ट्रांसजेंडर की, और जैसे हमारे जैसे लोगों की, तो वो बहुत बाद में पता चलता है उनके हाव-भाव, उनके रहन-सहन से, क्योंकि अ, एकदम से हम जन्मजात बच्चों को देखकर नहीं बोल सकते हैं कि ये किन्नर है, या फिर हमारा जो जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक उम्र में आने के बाद पता चलता है, जो आपने कहा कि 10 साल, 12 साल, तो बिल्कुल, जब 10-12 साल की उम्र होती है और उस समय धीरे-धीरे जो रहन-सहन है, पहनावा है और जो भाषा है, उससे हम थोड़ा-सा देखते हैं कि भई ये तो लड़का पैदा हुआ था, लेकिन लड़के की तरह नहीं रहकर ये लड़कियों की तरह कर रहा है। तो राइट, कई बार प्रेशराइज़ किया जाता है बिल्कुल, परिवार से बिल्कुल। कि नहीं बेटा, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, तेरे को इस तरीके से नहीं, ये लड़कियों की काम है ना। जी, तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो होती है, उस समय तो हम अनदेखा कर देते हैं और थोड़ा-सा दबाव बनाते हैं। फिर आपने कहा कि जैसे कि संजय से संजना का सफ़र, तो बिल्कुल, अगर मैं बात करती हूँ कि संजय से संजना, तो ठीक, ये अगर मेरे ऊपर अगर लागू होता है, तो मैं अपना एक बात कहूँगी कि भई, मैं जब पैदा हुई थी तब तो मुझे ही नहीं पता था, नहीं क्योंकि पता, राइट, पैदा होते से मैंने नहीं कहा था कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ या मैं बिल्कुल, ट्रांसजेंडर हूँ। बिल्कुल, मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ ने भी अगर नहीं तो सबसे पहले जो लोग ने देखा होगा उन्होंने कहा है कि भई तुम्हारी लड़का हुआ या लड़की हुई, क्योंकि जो हमें पहचान मिलती है वो समाज के द्वारा मिलती है। बिल्कुल, चाहे वो लड़की हो या लड़के की हो। मैं बड़ी हुई, बड़े होने के बाद अगर मैं लड़कियों की तरह रहना पसंद कर रही हूँ, मुझे लड़कियों की तरह खेलना पसंद है, लड़कियों की तरह खाना बनाना पसंद है, या लड़कियों के साथ में रहना मुझे पसंद है, तो मुझे लगता है कि ये नेचुरल है। बिल्कुल, इसमें कोई मेरा खुद का दोष नहीं है, या मैंने इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये तो एक नेचुरल गॉड गिफ्ट है राइट, कि जो भी हमारा रहा है, हम सिर्फ़ देह को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है, क्योंकि ये बहुत बाद में पता चलता है बिल्कुल, कि एक उम्र में हो सकता है कि भई लड़के की तरह जन्म लेने के बाद में मैं लड़कियों की तरह ज़्यादा रहना पसंद कर रही हूँ, तो ये भी एक नेचुरल प्रकृति की देन है कि मेरी देह में एक लड़की है।
तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा उभार रही हूँ और उस उसमें रहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर जब ये स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि वो समय और स्थिति ऐसी होती है कि उस समय पेरेंट्स को जो भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि यही वो एक स्थिति होती है जब बच्चा भटकता है। जब हम कहते हैं कि बच्चे कच्ची मट्टी होते हैं, उस समय हम उनको जैसा ढालेंगे। तो मुझे लगता है कि उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको समझने की, उनकी भावनाओं को समझने की, आखिर वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आजकल आपने कहा है कि यूट्यूब देखें या बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स पे बताया जाता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वहाँ पे 90% सभी सही जानकारियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रांसजेंडर के बारे में कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति नहीं बताता होता है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे बारे में हम बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, ना कि अब किसी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने सिर्फ़ पढ़ा हो, सिर्फ़ देखा हो और अगर कुछ समय बिताया हो तो वो हमारी जीवनी हमें परिभाषित नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो यहाँ जो हमारा दर्द, हमारी वेदना, जो हमारी भावना है वो हम ही समझ सकते हैं, हमें अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे परिवार में जो भी व्यक्ति क्लोज़ होता है या तो फिर मेरी माँ हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है। इवन मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि हम बचपन में साथ में रहते थे और सबसे ज़्यादा वो सपोर्ट करती थी। तो हमेशा मेरे फ़ेवर में बोलना है। तो ये चीज़ होती है। तो अभी तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत जागरूकता है, बहुत अवेयरनेस है ट्रांसजेंडर के बारे में, क्योंकि हर जगह बात होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उस बच्चे की जो मनोस्थिति उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ना कि आपने ये देखा कि भई लड़का है और लड़कियों की तरह रह रहा है तो वो मतलब कोई डिज़ीज़ है या उसको कोई बीमारी है, हाँ, नहीं। पेरेंट्स यही करते हैं। उसको बिल्कुल। झाड़-फूँक करवाना, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना कि देखो इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसके थॉट्स में इनफैक्ट वो साइकोलॉजिस्ट एंटी डिप्रेशन पिल्स देने लग जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 1-2 केस मेरे पास में ऐसे आए कि उन्होंने बोला कि भई उसको ना किसी किन्नर की वो लग गई है, रूह लग गई है, उसके अंदर किन्नर समा गया है। तो ये बड़ा विचित्र सा लगता है मुझे। भई मैं अगर आज जो हूँ, तो क्या मेरे माँ-बाप भी बोल सकते हैं कि उसके अंदर कोई किन्नर घुस गया है? सही बात नहीं, है। क्योंकि जो नेचुरल है, आप उसे नहीं बदल सकते। ट्रू, हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी का इलाज होता है, लेकिन जो गॉड गिफ्ट ईश्वर ने जो हमें दिया है, हम आत्मा का इलाज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए, और जो स्थिति जिस समय बच्चा अपने भाव के माध्यम से अपने जो भी उसका भाव होता है, जो उसका रहन-सहन होता है, उसके माध्यम से जब वो समाज में अपने आप को प्रदर्शित करता है, तो उस समय समाज को चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे और वो जिस स्थिति में जिस तरीके से रहना चाहता है, उसको उसी तरह स्वीकार करके बिल्कुल फ्रीडम और उसकी भावनाओं को समझते हुए अगर वो सारी सुविधाएँ जिसे हम एक लड़की को एक लड़के को देते हैं, वो परवरिश अगर उसकी वैसी हो, तो मुझे लगता है शायद कि आजकल जो बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मिथ हैं, वो स्वतः खत्म हो जाएँगे। राइट। अगर ऐसी जगह पे कोई बच्चा है, तो क्या उसको अपना घर छोड़ के ट्रांस कम्युनिटी में जाके रहना चाहिए? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि रहना चाहिए, क्योंकि ये उस बच्चे की उम्र पे डिपेंड करता है और दूसरा है कि उसकी इच्छा क्या है? क्योंकि ये इच्छा पर निर्भर होता है कि आज मैं एक उम्र में थी, मुझे कोई समझने वाला नहीं था, है ना? मुझे लड़कियों की तरह रहना पसंद था, मैं लड़कियों की तरह रहना चाहती थी, लेकिन मुझे वो माहौल नहीं मिला या मुझे कोई समझने वाला नहीं मिला। तो ये मेरी खुद की इच्छा थी, ना कि मुझे कोई बोलता, क्योंकि मेरे परिवार से दबाव बनाया जाता था कि नहीं तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे रहना है। लेकिन मेरी इच्छा, क्योंकि बच्चा जो होता है, तो उसमें तो हम बच्चे को ही कहते हैं ना कि कई बार हम बच्चों की इच्छाओं का अनादर करते हैं, बच्चों की इच्छाओं को समझते नहीं हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती है, महत्व नहीं दिया जाता है, तो कहीं न कहीं वो एक जो हीन भावना हमारे अंदर जब भर आती है, जब हमारे अंदर हीन भावना आती है, तो शायद फिर हम धीरे-धीरे समाज से, परिवार से कटने लगते हैं। फिर वो एकांकी जीवन हो जाता है। एकांकी जीवन मतलब कि हमने सोसाइटी से पूरा बायकॉट कर लिया है और फिर वहाँ से पूरे हमारे अधिकारों का हमसे दूर होना। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है उस बच्चे के जीवन में। जहाँ से एक नया नाम दिया जाता है बिल्कुल। किन्नर, हिजड़ा ये। तो मुझे लगता है कि ये वो स्थिति होती है, ये वो समय होता है कि जहाँ पर बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ-बाप और परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए और उसकी एक काउंसलिंग
पेरेंट्स के माध्यम से ही, ना कि किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि माँ से ज़्यादा बेहतर और पिता से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है बच्चे बिल्कुल, को। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ध्यान देना चाहिए उन पेरेंट्स को, जहाँ पर जब भी उनको ऐसा कुछ लगता है, तो ऐसी जगह पर पेरेंट्स को, उन लोगों को सबसे ज़्यादा अपने बच्चे पर ध्यान देकर उसकी भावनाओं के साथ एक्सेप्ट करें उसको। राइट। बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको माँ-बाप का सपोर्ट मिला है। बट आज भी अगर मैं छोटी सिटीज़ की बात करूँ, गाँव की बात करूँ, तो वहाँ पे माँ-बाप का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई बच्चा फँसा हुआ है, तो उस समय उसकी मनोस्थिति को देखते हुए उस बच्चे को क्या करना चाहिए? यहाँ पर 2 चीज़ होती हैं, क्योंकि एक तो सरकारी गाइडलाइन भी होती हैं। आजकल बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी जो ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय में ये देखना होगा कि बच्ची की उम्र क्या है, सबसे पहले तो। अगर बच्ची की उम्र 18 से नीचे है, तो शायद मुझे लग रहा है कि वो पेरेंट्स की ही निगरानी में उसको हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। और दूसरा, जो भी इन ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जो भी संस्थाएँ काम कर रही हैं, तो उनसे संपर्क करना ज़रूरी होता है। और पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग इस समय मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी होती है। और ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस परिवार में या रिश्तेदार में ये सब देखने को मिलता है। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ भी उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा ऐसा है, तो उसको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर होता है, और कई बार बच्चा जो सुसाइड करने की स्थिति में भी आ राइट, जाता है ना। करा भी है लोगों ने। बिल्कुल, तो ये वो स्थिति होती है जहाँ पर वो अपने भावनाओं को दबा के रखता है, किसी से बोल नहीं सकता है कि मैं किसी को बोलूँगा तो मेरी हँसी उड़ाई जाएगी। बिल्कुल, तो ये स्थिति बहुत नाजुक होती है, और उस समय उसका जो फैसला होगा, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए या उसके जीवन के लिए बहुत घातक हो हो सकता सकता है। है। तो वहाँ पर उस समय उसको एक बेहतर उसके हिसाब से एक माहौल देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर भी लगता है कि भाई वो जिससे कम्फ़र्ट है, अपने आप को जहाँ लगता है कि वो, कई बार होता है कि मैं अपनी मौसी से या मेरे जो भी कज़िन में उनके साथ में बहुत कम्फ़र्ट फ़ील कर रहा हूँ, मुझे उनके साथ में मिलके बात करना है, मुझे उनको अपने दिल की बात बताना है, तो उनके माध्यम से भी हम ये कर मैसेज सकते पहुँचा हैं, सकते बिल्कुल मैसेज पहुँचा सकते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत मददगार भी होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने इनफैक्ट फ़ील भी किया है, आप जो मुझे बता रहे थे कि स्कूल में भी बच्चों का जीवन आसान नहीं होता, ख़ासकर इन परिस्थितियों में। तो ऐसे में कोई बच्चा अपने आप को कैसे मोटिवेट और पॉज़िटिव रख सकता है? और स्कूल में अगर कुछ बुलिंग हो रही है, तो उस चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकता है? इसके लिए तो जहाँ पर अगर स्कूल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे शिक्षकों की गलती है, जो टीचर्स हैं उनको, क्योंकि या फिर वो अवेयर नहीं हैं। और अगर हम आज की कंडीशन की, आज की समय की बात करें, तो मुझे लगता है कि 50 या 70% अवेयरनेस है। हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, लेकिन कहीं-कहीं नहीं है। तो स्कूलिंग जो होती है, तो स्कूल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब एक 5th से 8th तक की बात आती है, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो वहाँ की टीचर्स हैं, और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने की बात है। और ऐसा होता है, क्योंकि मैं अभी कई कॉलेजेस में गई हूँ, कई स्कूल में गई हूँ मैं, तो वहाँ पर मुझे बताया गया है कि हमारे यहाँ पे भी कोई ट्रांस पर्सन है, लेकिन वो अपने आप को लाना नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं लाना चाहते हैं? कि आप देखिए कि एक शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, अगर वहाँ पर भी हमें छुप के रहना पड़े, राइट, है ना? कि जहाँ पर हम बात करते हैं कि वो एक ऐसा है कि एक ऐसी स्पेस है कि जहाँ पर हमें तो खुलकर अपने आप को एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है। हमारी भावनाओं को और हमारे जेंडर के बारे में खुलकर बताने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं शायद वो विश्वास नहीं होगा उस व्यक्ति को, या मैं नहीं भरोसा कर पा रही हूँ कि यहाँ पे अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 में से ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे टीचर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर उस स्कूल में या उस क्लास में 100 बच्चों के बीच, 50 बच्चों के बीच में एक ट्रांस पर्सन है, तो उसको स्पेशल थोड़ा-सा, ऐसा भी स्पेशल नहीं कि उसको अलग फ़ील हो कि भई मैं सबसे अलग हूँ। बट जैसे आपने बताया कि उसको अपनी पहचान उजागर कर देनी चाहिए, बट कहीं न कहीं बच्चों में वो करेज ही नहीं आता, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आता कि मैं ये चीज़ कर दूँ। क्योंकि वो बच्चा 2 मोड में घूमता रहता है। एक जो उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, जिसमें वो रहना पसंद करता है, उसका कम्फर्ट ज़ोन है। एक
बाहर जो लोग चाहते हैं उसको देखना या उसके पेरेंट्स, वहाँ पे भी उसका बहुत दबाव है। सोसाइटी का बहुत दबाव रहता है कि उसके आस-पास के लोग, आस-पास के बच्चे कैसे उसके साथ बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं और उसको कैसे करना है। जैसे मैं एक उनका ट्रांसजेंडर का एक इंटरव्यू देख रहा था। उनके फादर क्रिकेटर थे और वो बच्चा भी इनिशियल फेज़ में क्रिकेट में बहुत अच्छा था। बट जैसे-जैसे वो आगे चलते गए, उनके फादर ने उनको क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि वो इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग कर रहे थे। उनके फादर ने इनको ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में जो भी चीज़ें हुई, वो हुई इनकी अच्छी लाइफ़ में उनकी लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ें हुई। बट इनिशियल फेज़ उनकी लाइफ़ में भी ये था। तो अगर किसी बच्चे को अपनी आइडेंटिटी को उजागर करने के लिए करेज लेके आना है, तो करेज कैसे लेके आए? क्या माइंडसेट होना चाहिए उस समय उसका? सबसे पहली बात कि अगर मुझे परिवार से ही डिनॉय कर दिया गया है, मेरी हरकतों को देखते हुए, मेरे को परिवार से ही बहुत प्रेशराइज़ किया गया है। तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तू लड़का है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों की तरह हरकत नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से मेरा सब कुछ बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब मेरा परिवार मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हार थक के मुझे कहीं पर भी बाहर रहना, लेकिन शाम को मुझे घर ही जाना है ना, बिल्कुल। तो घर ही जाना है, तो जब मुझे घर में ही एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो फिर मैं किसी बाहर है ना, तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि भई परिवार में फैमिली काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि बेटा तुम्हें जैसे हो हम वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स को भी ये जानना ज़रूरी है कि एक ऐसा समाज भी है हमारे बीच में, हमारे समाज में, जहाँ पे हो सकता है कि शायद तुम उनसे संबंधित कुछ रखते हो ना, उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे को उस समाज के बारे में बताया जाए, उस समाज के कल्चर के बारे में बताया जाए उस उम्र में, जब वो अपने आप को अलग फ़ील कर रहा है कि बेटा वो भी तो हैं, वो देखो ऐसा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हें जैसे रहना है, जो पहनना है, बिल्कुल। जब ये चीज़ परिवार की तरफ से आती है, तो मुझे लगता है कि ये समझ लो कि हमारे लिए तो पूरी दुनिया की ताकत हमें मिल गई है। लेकिन जब परिवार अगर इन चीज़ों से हमें दूर रखता है और हमें दबाव डालेगा, तो वहाँ से फिर हम तो पूरे तरीके से समाप्ति हैं। तो यहाँ पे उस समय ज़रूरी है कि उस बच्चे को पेरेंट्स अगर परिवार में ही रहेगा ना, तो बच्चा जो परिवार में है तो माँ से ज़्यादा क्लोज़ रहता है, माँ को ज़्यादा पता होता है, उसके बाद में आस-पास के लोग। तो जब वो उम्र होती है तो पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को ही उसको एक सारी चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत है। जो मैं बार-बार बोल रही हूँ कि कल्चर और समाज ये सारी चीज़ें जग ज़ाहिर हैं। उनका उसके मन में जो डर है वो निकालने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। आप एक राजपूत फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं जी, और आई एम प्रिटी श्योर कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं आया होगा। बिल्कुल। जब आप उस स्थिति में थी तो आपने क्या किया था फिर? मैंने कहा ना कि अभी और पहले हम आज से 16-17 साल पहले की बात करें तो वो समय अलग था, ये समय अलग है। लेकिन कहीं न कहीं होता है कि एक जो डीएनए वाली बात होती है तो उसका असर होता है और क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में थे, तो ये सब चीज़ें या मेरा रहन-सहन, मेरी जो हरकतें वो बिल्कुल पसंद नहीं थी किसी को भी, मेरे ब्रदर को पसंद नहीं थी। तो कहीं न कहीं वो गुस्सा देखती थी। तो सेम वो मैंने देखा है कि भई मेरे को थोड़ा-सा दबाव, लेकिन मेरी सिस्टर जो है मुझे सपोर्ट करती थी क्योंकि वो मुझे चोटी करना है, लिपस्टिक लगाना है, बचपन से वो सारी चीज़ों का ऐसा। तो एक तरफ से मुझे सपोर्ट, तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा क्लोज़ और आज भी मुझे सपोर्ट उसी का है। तो ख़ैर अब तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि पहले स्थिति कुछ और थी, आज बहुत अलग है। अलग है। तो पहले तो हम शायद हमारे जैसे लोगों के बारे में बात भी नहीं की जाती थी या फिर लोग जानते ही नहीं थे। किन्नर समाज को एक टैबू माना जाता था बहुत बड़ा। बिल्कुल। और आज आप देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के लिए, किन्नर समाज के लिए आजकल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या कहीं पर भी देखेंगे बात होती है। हमारे हक की बात होती है, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों को अपनी पहचान दी है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं बड़ा एक बदलाव आया है। तो आज की स्थिति में और पहले की स्थिति में बहुत फ़र्क है। तो आज वो स्थिति या वो ज़्यादा बच्चों को फेस नहीं करना होता है, इंटरनेट की दुनिया है, वहाँ पे सर्च करके अपने बारे में कह सकें हैं। तो ये चीज़ आज मेरे ख़्याल से आसान हो गई है। ठीक है, आपने बताया कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए, परिवार वालों से हेल्प लेनी चाहिए। बट अगर कोई सोचता है कि मुझे ट्रांस कम्युनिटी जॉइन कर लेनी चाहिए या फिर कोई ऑलरेडी ट्रांस कम्युनिटी में है, उसको बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो मेरे 2 सवाल हैं इधर, किसी को ट्रांस कम्युनिटी जॉइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और जो ऑलरेडी है, उसको
बाहर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जो लोग ट्रांस कम्युनिटी जॉइन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ट्रांस कम्युनिटी जॉइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जॉइन करने का मतलब क्या होता है कि भाई हम कुछ पढ़ के कुछ जॉइन कर रहे हैं। जो ऑलरेडी पहले से हम गॉड गिफ्ट हैं कि भाई हम कोई बनाए हुए नहीं हैं कि हमें कुछ जॉइन करना पड़े। हमें ईश्वर ने बनाया हुआ है, हम कहीं पर भी कम्फ़र्ट है, हम अपने हिसाब से माहौल बना लेंगे। राइट। मैं फैमिली में हूँ, परिवार में हूँ, तो भई मुझे शिक्षित होना है। मेरे को एक अच्छी शिक्षा जो है वो नया आयाम देगी, मेरे को ग्रोथ मिलेगा। मैं समाज के बीच में रहकर उच्च शिक्षा हासिल कर जैसे एक लड़की या लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जो बनते हैं ना आईएएस, आईपीएस, हम वो बने। बन सकते हैं। तो ट्रांस कम्युनिटी राइट। जॉइन करने का कोई मकसद ही नहीं, कोई उद्देश्य ही नहीं है। भई ट्रांस कम्युनिटी अपनी जगह पर है, वो हमारा कल्चर है, जुड़ सकते हैं, जुड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं। जुड़ने का मतलब पहले से जो व्यक्ति ट्रांस है, तो जॉइन करने का सवाल ही नहीं होता है और हम लोगों को अपना समुदाय छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम वहाँ रहकर भी आज मैं मंगलवारे में रहकर बहुत कुछ कर रही हूँ, मेरी समाज का सपोर्ट है मुझे, तो मुझे छोड़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि मुझे गुरु का सपोर्ट मिल रहा है और मैं बहुत कुछ कर भी रही हूँ और मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक सामंजस्य बैठाना कि भई हम एक का काम करना होगा कि हमारे बीच में जो आम समाज में अगर ट्रांस पर्सन है, किसी के यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो वहीं पर परिवार में रहकर वो शिक्षा अर्जित करे, शिक्षित हो और परिवार का ही अपना एक हिस्सा बनकर परिवार के साथ में रहे। तो कोई ट्रांस कम्युनिटी से अगर अपने परिवार के में रह रहा है, तो उसको क्या गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? ये अपना-अपना एक स्वभाव होता है और अपनी-अपनी ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि भई आप उस फ़ेज़ में हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशल ट्रांसजेंडर के लिए कि भई एक ऐसी उम्र है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि शायद एक सही ट्रांस पर्सन से या एक सही ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़कर उनसे अपने अनुभव साझा कर सकता, अपनी भावनाएँ, अपनी फीलिंग्स को शेयर करके अपनी जो भी है दिनचर्या बताकर या जो भी वो अपनी लाइफ़ में करना चाहता है, तो उनके साथ में जुड़कर वो जो भी परंपरा उसका निर्वाह कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारे जगहों पे अलग-अलग जगहों पे इस तरह की चीज़ें रहती हैं। अब कोई अगर चाहता है कि मुझे एक गुरु चूज़ करना है, तो वो एक अच्छा गुरु कैसे चूज़ करे? ये तो एक अपने आप में वो ही है कि भई भूसे की टाल में सुई को खोजना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगी कि ये सब अपना एक यूनिवर्सल का कनेक्शन होता है और जो जिसके लिए जहाँ होता है वो वहाँ वहीं पहुँच पहुँच जाता जाता है। है, तो हमें ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। क्योंकि आप चुंबक को कहीं अगर फेंकते हैं तो वो अपने आप लोहे को खींच लेती है, कहीं भी रखेंगे। तो स्वभाव है हमारा, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे अ, अंदर एनर्जी ऐसा होना चाहिए कि भई अगर मुझे गुरु की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल वो अपनी एक एनर्जी क्रिएट करूँ और मैं गुरु तक पहुँच जाऊँ और गुरु मेरे तक पहुँच जाएँ। ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गुरु बनाना क्यों चाहते हैं पहले तो? यही परंपरा है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपको गुरु की ज़रूरत है क्यों? राइट। तो पहले वो भी देखना है। उसके बाद में आप को लगता है तो बिल्कुल सर्च कीजिए और जो सही समय होगा आप गुरु तक पहुँच जाएँगे, गुरु आप तक पहुँच ही जाएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। क्या मेजर चैलेंजेज़ आप डे टू डे लाइफ़ में देखती हैं कि उनकी लाइफ़ में होते हैं बहुत ज़्यादा? आपको ऐसे कौन-कौन से चैलेंजेज़ दिखते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में? अगर मैं सही कहूँ तो मुझे पहले लगता था, अब कोई चैलेंजेस नहीं लगते हैं। और अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा ट्रांसजेंडर होना ही है। कि हम ओके। पैदा ही ट्रांसजेंडर हुए तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वो है, एक चुनौती कि भई हम ऐसे हुए क्यों हैं लोगों की नज़र में। उसके बाद में जो दिनचर्या या फिर जब हम बात आती है कि खुलकर जीना और खुलकर हम अपनी जो एक आम समाज में लड़का-लड़की, महिला-पुरुष जिस तरीके से रहते हैं, उस तरीके से शायद रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब थोड़ा-सा जागरूकता है लेकिन फिर भी कई बार आपने देखा होगा कि हम बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि हमारे समाज के लोग जो हैं घूमने-फिरने या फिर ऐसी पब्लिक प्लेस पे देखने को मिलते होंगे। तो एक बड़ा चैलेंज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग तो शायद अपने हिसाब से कम्फ़र्ट रहते हैं या अपने आप को फ़ील भी करते हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जहाँ पर जो एक शिक्षित सभ्य समाज अपने आप को बोलता है, वो हमसे कम्फ़र्ट नहीं होते हैं। क्योंकि ये मैंने कई बार देखा है और मैं देखती रहती हूँ, आप कहीं भी देखेंगे, आप अपनी कभी-कभी देखा हो कहीं
ट्रेवल्स के दौरान अगर आप देखा होगा या कहीं भी सार्वजनिक जगह पर कि हम कहीं भी कोई टॉयलेट यूज़ होता है, कभी हम जा रहे हैं, हमें टॉयलेट जाना है और हम महिला टॉयलेट में जब जाते हैं तो वहाँ पे महिलाएँ बड़ी एकदम से कशमकश में देखती हैं, बहुत आश्चर्यजनक, पता नहीं कौन है, कोई तीसरी ग्रह का प्राणी आ गया, बहुत ज़्यादा एकदम से। तो आप सोचिए कि हम तो कम्फ़र्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज कि भई उनके बीच में जाएँ कैसे? राइट। उनके साथ में बैठे किसी अगर कहीं आप देखेंगे कि वो कोई भी ऐसी जगह पर हम जाके बैठ जाते हैं पब्लिक प्लेस में कि जहाँ भीड़ है, वो वहाँ पे हम जाके तो वो भीड़ हट जाती है। क्यों हुआ है आप? वही तो कि मतलब सोचने वाली, हमें कभी नहीं लगता कि हम अलग हैं, मैंने कभी अपने आप को अलग नहीं समझा, तो एक हमारे लिए चैलेंज है कि हम लोगों में कैसे जो व्यक्ति जानता है, जो समझता है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से तो हो सकता है कि 1-2 लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो, सम्मान मिल रहा हो, बहुत ज़्यादा समझते हों, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक वही होता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत धारणाएँ बना रखी हैं, जो उन्होंने सुन रखा है और जो पुराने टाइम से कि वो ऐसे होते हैं, किन्नर के पास नहीं जाना चाहिए, तो वो एक डर जो उनके मन में हमेशा रहता है, जिसकी वजह से वो दूरियाँ बनाते हैं हमसे। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये होता है कि समाज की मुख्य धारा में हमें किस तरीके से आना है, समाज के बीच में हमें कैसे रहना है, एक आम सोसाइटी में हम घर लेके कैसे रह सकते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेज़ अगर हम एडमिशन की बात करते हैं कि भई अगर किसी ट्रांस बच्चे का हम किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो वहाँ पर वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो एक बड़ा ओके। चैलेंज। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें लोगों के बीच में कोई चैलेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक ट्रांसजेंडर की बात करूँ, तो उसमें भी उतने ही हार्ट, किडनी, लंग्स या बोन्स है जितने एक नॉर्मल इंसान में है। ये सिर्फ़ एक सोच का अंतर है कि कोई फीमेल है और कोई एक मेल है और एक कोई ट्रांस है तो इंसान ही। बिल्कुल, मैंने कहा कि भई मैं तो बिल्कुल मानती हूँ, मैंने तो अपने आप को आप कभी वैसे ही साँस ले रहे हो, वैसे ही खा रहे हो, वैसे ही पी रहे हाँ, हो, वैसे ही बात कर रहे सेम। हो, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो यही तो कि आज आप देखिए कि हर व्यक्ति आप में, हम में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। जिस प्रकृति ने जि ईश्वर ने स्त्री को रचा, पुरुष को रचा वैसे ही किन्नर को रचा। राइट। भई जिस माँ के गर्भ से स्त्री जन्म लेती है, पुरुष जन्म लेता है, उसी माँ के गर्भ से हमारा भी जन्म होता है। लेकिन वही समाज, वही परिवार हमको अलग कर देता है। क्यों? सिर्फ़ उनके अनुकूल नहीं होने की वजह से कि भई हमने तो लड़के को जन्म दिया था, लड़की की तरह रह रहा है। तो इस बात से हमने उसको दरकिनार कर दिया कि नहीं तू अलग है। तो अलग क्या हुआ इसमें? तो ये एक बड़ी अपने आप में सोच अलग हो गई। सोच अलग हो गई है कि समाज के अनुकूल जो पुरानी परंपराएँ हैं, जो नियम, जो कल्चर समाज में है, शायद उनके अनुकूल हम नहीं चलते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है, खाने का अधिकार है। तो समाज में मुझे लगता है कि भई अगर एक लड़की लड़के की ड्रेस पहनना चाह रही है, आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारी लड़की हैं जो टॉम बॉय रहती हैं। उन्होंने घर जाके अपना कैसा भी कपड़े या कुछ एक लड़का है, लड़का घर जाके जब भी कपड़े उतार के फेंकता है, यहाँ-वहाँ फेंकेगा तो माँ उससे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन वहीं अगर एक लड़की जाके कपड़े-वपड़े इधर-उधर फेंकती है तो अरे! ये क्या है? कुछ शर्म है कि नहीं है? तो ये तो हमारे घर से ही शुरू होता है ना, तो कम्फर्ट अनकम्फर्ट ज़ोन हमें दिया जाता है। मैं रिसर्च कर रहा था और मैंने देखा कि जब राजा-महाराजाओं का टाइम हुआ करता था, तो उस समय किन्नरों को बहुत अच्छी-अच्छी पोज़ीशन्स दी जाती थी। जब ये ब्रिटिश काल आया और उन्होंने जो लॉज़ निकाले, तब ये समाज से अलग हुए हैं। आज भी ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल मेल, फीमेल और एक ट्रांसजेंडर में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब वो तीनों वर्ग में वो लोग ऐसे काम कर रहे होंगे जैसे वो नॉर्मली काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इंडिया भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे उभर रहा है, बट अभी भी जो पिछड़ी क्षेत्र हैं हमारे इंडिया के, वहाँ पे अवेयरनेस आना या फिर मैं बोलूँ लोगों को एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। कि भई भारत भूमि जो है वो ऋषि मुनियों की है, यहाँ पर तपस्वी हुए हैं और यहाँ पर ही से अगर हम बात करते हैं वेदों में, पुराणों में भी हम लोगों का उल्लेख है ना, कि जिससे कि हम बात कर रहे हैं कि भारत में ट्रांसजेंडर किन्नर समाज को सम्मान और पूजनीय माना गया है। बिल्कुल। एतातस्य परमेश वाचा शिखंडी च महारथा कि जिस देश में शिखंडी को भी, किन्नर को भी महारथी
की उपाधि मिली है, तो आप सोचिए कि वो देश कैसा होगा। सही बात है। इसीलिए किन्नर कल्चर या किन्नर हम जो परंपरा की बात करते हैं, हमारे भारत में ही देखने को मिलता है। मांगलिक कार्यों में जाते हैं, शादियों में, विवाहों में, आशीर्वाद। उसके बाद में क्योंकि त्रेता में ही भगवान राम ने वरदान दिया था, जो रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है कि भई वनवास के दौरान जो है राम जी द्वारा किन्नरों को वरदान दिया था कि द्वापर द्वापर की बात, कलयुग में आपका ही आधिपत्य होगा, आपका शासन, सत्ता, सम्मान और आशीर्वाद फलित-फूलित होंगे। और वो तो होना भी शुरू हो गया होना है। होना भी शुरू हुए, क्यों? क्योंकि एक तरह से हम बोलें कि भई अगर हम ये सब बातों को मिथ्य कहें, झूठ कहें, तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेती हूँ कि सब कहने की बातें हैं, तो मैं बोलती हूँ कि आज मैं यहाँ पर आज आपके सामने पॉडकास्ट में हूँ। आज किन्नर अखाड़ा बना है, आज हमारे यहाँ पे देश में कई जगह किन्नरों का आप सुन ही रहे होंगे, अच्छी-अच्छी पोज़ीशन पे हैं और समाज में योगदान दे रहे डॉक्टर्स हैं। हैं, लॉयर्स डॉक्टर्स हैं, हैं, लॉयर्स हैं, आईपीएस हैं। जज हैं ना? जी, जी। तो आप खुद देखिए कि मतलब मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में रही हूँ मध्य प्रदेश की पहली जब नियुक्ति हुई मेरी, तो आज आप देखिए कि भई इस चीज़ को तो हम नहीं झुठला सकते ना। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले किन्नरों के बारे में कोई बात नहीं करता था। बिल्कुल। कोई हमारे लिए आगे नहीं आता था, लेकिन आज जो किन्नरों के बारे में खुलकर बात हो रही है, उनके उत्थान के लिए बात हो रही है, सरकार की भारत सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं किन्नर उत्थान के लिए योजनाएँ ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों को अपना जो ट्रांसजेंडर एक वो दिया है हमको थर्ड जेंडर एक जो आइडेंटिटी है हमारी कि भई स्त्री और पुरुष के बाद में एक तीसरा लिंग भी है, जो हम लोगों को खुद की पहचान दी गई है। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वास्तव में जो हम लोगों का जो वेद और पुराणों में उल्लेख है और कहीं न कहीं वो हमारा समय है। सही बात और है। ये तो रचना है ईश्वर की, समय अनुसार परिवर्तन संसार का नियम है कि आपने जितना हम लोगों को उपेक्षित रखा, जितना हम लोगों को भेदभाव और से ग्रसित रहे हैं, है ना? आज उतना ही किन्नर समाज अच्छे-अच्छे क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। तो यहाँ पर लोगों की सोच बदल रही है और ये हमें निरंतर करना पड़ेगा। हमारे किन्नर समाज को भी समाज के साथ में मिलकर आगे आना पड़ेगा ताकि लोगों की सोच बदले, लोगों की जो नज़रिया बदले। तो फिर बाकी जो समाज में रह रहे हैं परिवार के जिस परिवार में भी हमारा जैसा अगर कोई व्यक्ति होता है तो कम से कम उसे स्वीकार किया जाएगा। सही बात है। उसमें उसे समाज में वैसे ही एक लड़का और लड़की की तरह पाला जाएगा। राइट, तो ये भेदभाव कम होगा ना, राइट, जब ये सब चीज़ें हम समाज के बीच में समाज ही रखेगा। उपलब्धियों की जब हम बात करेंगे किन्नर समाज की, आज बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिसमें आप सुना होगा बहुत सारे ना, तो कहीं न कहीं ये चीज़ समाज के बीच बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ़ कमियों पे बात ना करें। कि भई किन्नर समाज ऐसा होता है, किन्नर समाज वो होता है। आज किन्नर समाज की उपलब्धियों पे भी बात करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि समाज में अगर आपको एक सामंजस्य बिठाना है और आप चाहते हैं कि जो यूथ है, जो ट्रांस बच्चे हैं या जिनके साथ में हरासमेंट होता है या जो सुसाइड की स्टेज पे चले जाते हैं, उनके साथ में बहुत ज़्यादा, तो आज उनको बहुत ज़रूरी है कि परिवार में बाकी किन्नरों की उपलब्धियों के बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए और उनके कल्चर के बारे में पढ़ाया जाए, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनकी सोच बदले। वो हिम्मत आएगी परिवार और समाज का जो भी है सामना करने का, ये बहुत राइट। ज़रूरी है। मैं इसमें 2 बात ऐड करना चाहता हूँ। मेरी राय है और ये मेरा सोचना है कि जो अदर लिखा हुआ है ना, हुँ, इसमें सीधे-सीधे लिखना चाहिए ट्रांसजेंडर, जिससे कि लोगों में सीधे-सीधे एक्सेप्टेंस आए, ये अदर क्या होता है? कोई 10-10 तरह की चीज़ें तो होती नहीं है। अदर में वो इसलिए हुआ था शायद मेरे ख़्याल से वो एलजीबीटीक्यू का चल रहा था बड़ा उस समय भी झगड़ा और अभी भी ओके, शायद वो कुछ चल रहा है, तो वो जी, एलजीबीटीक्यू अदर मतलब कि एक कोई गे कम्युनिटी है, उसके बाद में लेस्बियन, ट्रांसजेंडर तो है। बट अभी हमारे यहाँ उसको हाँ, परमिट लेकिन नहीं नहीं हुआ है हुआ ना, है, हाँ, लेकिन पास नहीं हुआ है अदर ऐसा। में कि तो ये उन लोगों का था, फिर वो अदर में कौन-कौन आ सकते हैं क्योंकि ये सब पॉलिसी का हिस्सा था और ये सब हुँ, चीज़ जब गई ड्राफ्ट में, हुँ, तो ये जितने भी लोग थे बड़े, उन लोगों ने सब ड्राफ्ट में अपना भेजा तो हमें लगा कि नहीं सब एक ही हैं क्योंकि सबका अपना अलग-अलग ओरिएंटेशन होता है, तो ये ज़रूरी भी है, तो वो उस कैटेगरी में डालने के लिए। कैटेगरी में डाला गया। हुँ, तो यहाँ पे किन्नर जो है कि हमें सिर्फ़ पुरुष और महिला वर्ग जो कॉलम में दिया जाता है, उसके बाद अदर यानी कि किन्नरी है वो अदर में। ओके, अब उसके अलावा जो इनकी टाइपोलॉजी हो सकती है वो, ओके, लेकिन पहचान किन्नरी से ही होती है उनकी। राइट। दूसरा जो मैं मेरी राय ये है कि आम लोगों के बीच में किन्नर समाज के लोगों को अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए। जैसे मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ, बहुत हुँ, अच्छा काम किया उन्होंने। पहले 20 किन्नर उनके यहाँ काम कर रहे थे। उनका काम देखते हुए
उन्होंने फिर निकाला कि 435 लोग उनको और चाहिए। मतलब समथिंग फिगर ऐसी था, 400 कुछ का फिगर था, जितना मुझे ध्यान आया 435 का फिगर था। तो कहीं न कहीं उन्होंने काम करके दिखाया होगा, राइट? तो अगर जितने भी लोग आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर वो हर ऑफ़िस में 2-2 4-4 पोस्ट भी अगर ऐसे निकालना शुरू कर दें, तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चले जाएगा। और जो हम देखते हैं ना कि रेड लाइट्स पे लोग माँग रहे हैं, बधाई माँग रहे हैं या और जगह माँग रहे हैं, या आजकल बहुत सारे किन्नर समाज से लोग एज़ अ सेक्स वर्कर काम कर रहे हैं। उनको वो सब काम नहीं करना पड़ेगा और वो भी अपना टैलेंट लेके बाहर आ पाएँगे और अपने आप को प्रूव कर पाएँगे कि ठीक है, हम में किन्नर समाज से ज़रूर है, बट हम में भी उतना ही टैलेंट है जितना एक नॉर्मल लड़के एक नॉर्मल लड़के में हो सकता है। ये मेरा ऐसा सोचना है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं बदली जा सकती है, क्योंकि हम एकदम से किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं ला सकते। बरसों से समाज उपेक्षित रहा है, किन्नर समाज का तो कोई अस्तित्व रहा नहीं, समाज में कोई स्थान नहीं रहा है ना। एसटी-एससी का अभी-अभी धीरे-धीरे जो है जाति, वर्ण व्यवस्था इन चीज़ों पे ही बात हुई है। फिर किन्नर तो बहुत अलग ही है, लेकिन ठीक है, अपने समय पर जो है नियति ने निर्धारित किया हुआ होता है कि भई कब किसका क्या रोल है, कब किसको क्या दिया गया है, तो वो अपने लिए करेगा। तो वही हमारे साथ भी है कि शायद जो रामचरितमानस का उल्लेख है ये कलयुग है, तो कलयुग में हमारा जो है वास्तव में एक वो जो उनका चरितार्थ हो रहा है भगवान राम का कि भई आज हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि किन्नर समाज आगे आ रहा है, समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है, समाज में स्थापित हो रहा है। तो धीरे-धीरे होगा वो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र क्यों क्यों? क्योंकि पहले हम लोगों को कोई भी ऐसा स्थान नहीं था, हमारे लिए कोई ऐसा रिज़र्वेशन नहीं था। लेकिन आज बात हुई है, पहल हुई है, तो आगे चलकर शायद मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 2, 4, 10, 15 सालों में बहुत बदलाव आ जाएगा और किन्नर समाज को भी आप देखेंगे एक नई स्थिति, एक नई छवि में। किन्नर समाज को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे बोला जाता है कि उनसे दूर रहो, ये बच्चा चुरा के ले जाते हैं। उनसे गलत नहीं बोलना, वो बददुआ दे देंगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। या फिर बोला जाता है कि उनसे कुछ गलत मत बोलना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाएँगे और तुम्हें श्राप दे देंगे। समथिंग लाइक दैट। इस तरह की भ्रांतियाँ क्यों हैं? और भी अलग-अलग तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इस तरह बिल्कुल, की बिल्कुल। भ्रांतियाँ क्यों हैं? देखिए इसमें कुछ तो भ्रांति कह सकते हैं और कुछ सच्चाई भी है क्योंकि ये सब मिक्सअप रहता है। दूसरा कि जैसे कि आपने बोला कि भई बहुत खराब होते हैं, श्राप दे देंगे, है ना? तो मैं नहीं मानती बिना आग जलाए धुआँ नहीं उठता है। बैठे-बैठे भई आज मैं किसी को श्राप थोड़ी ना दे दूँगी। ट्रू। जब तक मेरे आत्मसम्मान, मेरे आत्म-स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचेगी। और होता है कई बार अग्रेसिव या सारे ये व्यावहारिक नेचर है हमारा और इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। और कहते हैं ना कि माँ-बाप अगर अपने बच्चे को डाँटते भी हैं, मारते भी हैं, अगर गाली भी देते हैं तो उसके लिए आशीर्वाद होता है। किन्नर समाज कभी भी किसी को दिल से बद्दुआ नहीं देता है, हम दिल से किसी के लिए गलत नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारी तो बद्दुआ भी दुआ में ही बदलेगी, है ना? परिणाम तो ईश्वर को देना है, हमें सही थोड़ी बात ना। है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि किन्नर की दुआ और बद्दुआ दोनों में ही हाँ, वास्तव में वो है कि एक थोड़ा-सा ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली होती है। उसके पीछे एक लॉजिक अगर हम देखें, एक कारण देखें, तो आप देखिए कि एक व्यक्ति है जिसको बचपन में ही परिवार त्याग देता है, समाज उसका बहिष्कार कर देता है। जहाँ उसकी माँ-बाप, भाई-बहन एक परिवार में रहकर जहाँ से उसे प्रेम और जो एक माता-पिता जो एक परिवार होता है वो एक प्लैनेट्स का हाउस है ना कि मतलब जो परिवार होता है वो भी एक ग्रहों का ही घर है। क्योंकि माता-पिता माँ चंद्रमा की कारक है, पिता सूर्य का कारक है, भाई-बहन मंगल, बुध के कारक है ना। हम बचपन से ही उन सब ग्रहों से अलग हो गए और हम एक ऐसे उसमें चले गए जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ राहु केतु का प्रकोप है। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर पॉज़िटिविटी आएगी? तो यहाँ पे एक छोटा-सा समझने वाली बात ये है कि वहाँ पर हमारी एनर्जी थोड़ा-सा काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हम सबको गलत बोलें या बुरा बोलें, क्योंकि किन्नरों का जन्म ही मांगलिक कार्यों के लिए हुआ है, मंगल करने के लिए हुआ है। कभी किसी के लिए अभिशाप या बद्दुआ नहीं देते हैं। थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो माँ-बाप, भाई-बहनों के बीच में भी होती है, लेकिन इसका बिल्कुल। मतलब नहीं कि वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं कि किसी के लिए बहन-बहन की झगड़ा भाई-बहन का झगड़ा हुआ, तो वो उनके लिए हो गया ना, तो अपशब्द बोले जाते हैं, लेकिन उसका कोई वो नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हमने बोला है लेकिन हाँ, बात वहाँ पर आती है कि जब
किसी की आत्मा को आपने आघात पहुँचाया है, चोट पहुँचाई है, तो स्वाभाविक है कि वो प्रकृति को भी बुरा लगेगा। राइट, तो वहाँ पे वो एनर्जी काम करती है, अगर हमारे दिल में अगर हम लोगों को अगर ऐसा कुछ कष्ट हुआ है कि जहाँ पर हमारी आत्मा भी झकझोर दी गई है, तो स्वाभाविक है कि जो एक नेगेटिव ऑरा हमारी जो एनर्जी है, वो जब आप तक जाएगी, तो स्वाभाविक है कि वो तो डिस्टर्ब होगा। कोई भी अच्छा-बुरा सभी में होता है। नेगेटिव, पॉज़िटिव 2 तरह की एनर्जी हैं। किन्नरों में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है क्योंकि वो उस परिवेश में नहीं होते हैं। हम एक हमारी परवरिश वहाँ पर होती है कि जहाँ पर हमारे लिए कोई ऐसा होता ही नहीं है। हम अपने लिए अच्छे, अपने लिए बुरे हैं। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति में बचपन से सिर्फ़ और सिर्फ़ सब चीज़ों से दूर होकर, तो उसका प्रभाव कितना होगा? राइट। वो कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और नहीं तो बहता पानी, तो वही है कि अगर आप मानते हैं कि भई नेचर ने सबको बराबर से बनाया है, प्रकृति ने सबको रचा है, तो स्वाभाविक है भई तकलीफ आपको होती है तो हमें भी होती होगी और जब आपकी हाय बददुआ लगती है तो हमारी भी लगती ही होगी, हमारी थोड़ी ज़्यादा लगती होगी। राइट। तो ये नेचर है। जैसे आपने बताया कि मंगलिक जो भी कार्य होते हैं वहाँ बुलाया जाता है। तो मेरा प्रश्न है कि कई बार जो भी किन्नर समाज के लोग आते हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अड़ जाते हैं, कि मैं तो इतना ही पैसा लेके जाऊँगी और अगर वो पैसा नहीं दिया जाता, तो वो आक्रोशित होने लग जाते हैं और फिर बहुत तेज़-तेज़ तालियाँ बजाने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है? देखिए, एक बात है यहाँ पे कि अगर एक बच्चा है, माँ से बोलता है कि नहीं मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई है, वो ज़िद करता है कि मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। अब यहाँ पे 2 स्थिति होती हैं, माँ-बाप अगर सक्षम हैं, तो बिल्कुल उसको वो तुरंत दे देते हैं। अगर माँ-बाप का बजट नहीं होता है, तो उसे टालते हैं ना। तो सेम वही है कि हमने जितनी डिमांड करी है, तो हमें उतना दे नहीं दिया जाता है। अगर हमारा जो लोग भी जाते हैं बधाई पे तो ऐसा तो नहीं कि भई उनने 1 लाख बोला, 51,000 बोला तो दे ही दिया गया, नहीं ना। तो वो एक नोक-झोंक वाली बात आती है, तो नोक-झोंक वाली बात भी देखेंगे आप, वो उन्हीं से करते हैं कि जहाँ पर खुशी आई हुई होती है। एक छोटा-सा मैं कहूँ कि भई आप देखेंगे कि अगर जहाँ पे 2, 4, 10, 20 लाख की अगर शादी कर रहा है कोई व्यक्ति और अगर थोड़ी देर के लिए हम बोल रहे हैं कि आपने अपना कलेजा थोड़ा-सा मजबूत करके, अपने दिल पे पत्थर रख के दे दिया कि नहीं ये लोग रोज़-रोज़ तो आएँगे नहीं। आप देखेंगे कि जिनके यहाँ शादी होती है, शादी की सालगिरह हर साल मनाएँगे। बिल्कुल, बच्चे का जन्मदिन जन्मदिन बनाएँगे। हर साल मनाएँगे। हाँ, तो क्या हर साल किन्नर समाज आपके यहाँ पर आएगा नहीं शादी की आएगा, सालगिरह पे, नहीं आएगा, बच्चे के जन्मदिन पे? नहीं। नहीं आएगा। आज आपकी शादी के समय किन्नर समाज से बधाई लेने के लिए आएँगे, वो फिर कब आएँगे जब आपका बच्चा शादी के लायक होगा। बिल्कुल, तो ये अब 2 स्थिति में आपके पास में तो क्या जा रहा है? राइट। एक छोटा-सा प्रैक्टिकली सोचिए ना कि क्या तो वहाँ पे नोक-झोंक कि भई आज आपकी शादी हो गई, अब तो हम तभी आएँगे जब बच्चे की शादी होगी। तो वहाँ पे आप वो चीज़ क्यों नहीं देखते हैं? लोगों को इस चीज़ को दान की तरह समझना चाहिए? बिल्कुल क्योंकि आज यहाँ पर किन्नर समाज का जो भी होता है एक भरण-पोषण जो भी जीविका है उनकी, तो वो हमारी तो जज़बान से ही है ना, कि जी। भई जिनके यहाँ शादी हो रही है, बच्चा हो रहा है, हमारे यहाँ पे तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं हमारे कि भई सभी लोग नौकरी, तो आप लोग के रोज़गार सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? जो भी हमारे मांगलिक कार्यों में जाते हैं, हम आप लोगों के यहाँ पर आते हैं, आप जो हमें दे देते हैं, उसी से सब हमारा पूरे किन्नर समाज का भरण-पोषण होता है, गुज़ारा होता है। तो यही है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो आप सोचिए कि भई जहाँ पर आजकल तो ये है कि 2 से ज़्यादा कहीं बच्चे होते ही नहीं हैं। अब उम्मीद होती है कि नहीं ठीक है, हम तो आपसे ही लेंगे। तो नोक-झोंक भी जो है आपने देखा है कि नहीं फिर 2 मिनट की होती है, उसके बाद में सब बढ़िया अपना आशीर्वाद देके जाते हैं। जी, तो ये 2 मिनट का होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा एक जो है आम समाज को भी समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भई ज़बरदस्ती ही अड़ जाओ ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे यहाँ पे नहीं करते लेकिन जो लोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो दिल से करते होंगे और ऐसा नहीं करना चाहिए कि भई अगर मैं आपके यहाँ पर आई हूँ और मंगल काम के लिए आई हूँ, तो मुझे अमंगल तो नहीं करना चाहिए। ओके। आपके यहाँ जब भी कोई आते हैं, तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से ताली बजाते हैं। इतनी ज़ोर-ज़ोर से ताली बजाने का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम बात करते हैं किन्नर समाज की जो कहते हैं अर्धनारीश्वर, है ना? तो मतलब अर्धनारीश्वर अर्थात कि शिव और शक्ति का समावेश है कि एक पुरुष को पूर्ण पुरुष का दर्जा मिलता है कि वो एक अलग देह में है, एक स्त्री को स्त्री का दर्जा अलग मिला है, वो अलग में है। लेकिन ईश्वर ने जो स्वयं एक स्वरूप रखा था अर्धनारीश्वर का प्रकृति
स्वरूप जो है आदिशक्ति, उसके बाद ब्रह्मांड स्वरूप जो शिव, तो वहाँ पे जब कहते हैं ना कि किन्नर समाज जब किसी मांगलिक कार्य में जाता है और हम जब ताली बजाते हैं तो एक शगुन की ताली होती है, क्योंकि कहीं न कहीं जब हम ताली बजाते हैं तो आपने देखा है एक बहुत वाइब्स के साथ में आवाज़ भी आती है ना, वो एक अलग से वॉइस अलग आती आवाज़ है। आती है, राइट। तो ये होता है प्रकृति का पुरुष से मिलन। अगर हम इसमें बात करें कि भई हम कहीं बच्चा हुआ है, वहाँ पे गए मंगल कार्य के लिए, तो वहाँ पे हमारी एक शुभकामना है। शादी के उसमें जब हम जाते हैं ताली बजाकर शुभकामनाएँ देते हैं, तो यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर आपका वैवाहिक जो जीवन है, सही जीवन है रहे। शुरुआत हुआ है और यहाँ पर भी एक स्त्री और पुरुष का जो है मिलन है वो नई सृष्टि सृजन के लिए ना, तो यहाँ पे हम एक स्त्री और पुरुष दोनों का ताली बजा के जो मिलान कराते हैं कि आपका आने वाला भविष्य जो उज्ज्वल हो, आपका वैवाहिक जीवन उज्ज्वल हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, आपके वंश में वृद्धि हो। तो ये वो ताली बजाने का कारण होता है कि जहाँ पर हम प्रकृति और ब्रह्मांड स्वरूप जो हमारे दोनों अंशों को मिलाते हैं। ओके। तो ये ताली का अपना एक महत्व होता है। अब इसको आप अलग-अलग उसमें देख सकते हैं, सबका अपना-अपना अलग मान्यता होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक वास्तविकता है कि भई किन्नर ताली बजाते हैं तो वो इसलिए क्योंकि हमारा ये ताली बजाने का तो उद्देश्य है। खुशी की ताली और गुस्से की ताली अलग-अलग होती है? बिल्कुल जब वो गुस्से में बजाते हैं, जब हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो वो लड़ाई-झगड़ा उसमें अलग होता है तो और शुभकामनाएँ तो बिल्कुल वो हँस के और उसमें आप देखेंगे कभी आप देखिएगा कभी अगर कुछ ऐसा होता है वो गुस्से में अगर कर रहे हैं तो थोड़ा-सा एक अलग से आवाज़ आएगी, है ना? एक गुस्से का वो एक अलग होता है और जब हम किसी से प्रेम और अच्छा शुभकामनाएँ देते हैं तो उसका थोड़ा-सा एक अलग ताली का बजाने का तरीका होता है। दोनों अलग-अलग तरीके होते हैं। टेक्निकली जो मैंने समझा है कि मैं ट्रांस कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहा था और मैंने उनकी ताली बजाने का देखा कि क्यों होता है ऐसा। तो ये वाले पैटर्न में जो मैंने देखा कि हम यहाँ पे हमारे पास होल्स होते हैं और यहाँ पे हवा ज़्यादा भरती है। तो अगर हम इस तरह से बजाते हैं, तो उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है बजाए इस तरह से बजाने की। क्योंकि इसमें गूंज नहीं आ रही है, इसमें गूंज आ रही है, तो इसलिए ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। तो ये मैंने पढ़ा था कि इसीलिए लोग इस तरह के पैटर्न ट्रांस में ज़्यादा यूज़ होते हैं ताली बजाने के, जिससे आवाज़ तेज़ आए। अब बाकी मुझे ज़्यादा साइंस नहीं बताया, मुझे पता था। अभी आपने जो बताया वो है। मैंने सुना था मैं कहीं एक यूट्यूब पे देख रही थी कोई एक डॉक्टर का इंटरव्यू और उन्होंने उन्होंने बताया कि भई वो किसी एक पंजाब साइड था कोई सिविल हॉस्पिटल में थे करीब उन्होंने अपने 30-40 साल जो है वो वहाँ पे देखे पेशेंट देखे लेकिन कभी उन्होंने किन्नर समाज को नहीं देखा पेशेंट के रूप में, मरीज के रूप में ना। तो ये अपने आप में बड़ा तो फिर उन्होंने बाद में उसको एक्सप्लेन किया कि उसके पीछे क्या कारण था। तो उन्होंने बताया कि जो किन्नर समाज के लोग ताली बजाते हैं, वो एक्सरसाइज़ होती है एक तरह से, हाँ, है होती ना? है। तो कहीं न कहीं आपने योग में भी देखा होगा ताली रामदेव बजाना बाबा ने ऐसे करके ताली बजानी, हालाँकि मतलब हम इस आप लोग का पैटर्न ऐसा होता है, उनका हाँ, पैटर्न ऐसे होता है। अब अगर हम ऐसे बजाते हैं और अगर हम ऐसे बजाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगता प्रेशर है ना? लगता है, तो शायद हमारे जो भी अंदर का होते हैं, एग्रेशन होता है, तो वो बाहर निकल जाता है। ज़्यादा प्रेशर से, तो एक कारण ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल हाँ, अगर हम ये नहीं कहते कि नहीं, तो क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही एक ही सिक्के का पहलू है। ज्ञान से अलग विज्ञान नहीं है और विज्ञान से अलग ज्ञान नहीं है। राइट। क्योंकि ज्ञान से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो दोनों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों अपनी जगह अपने हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ज्ञान और अध्यात्म विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही जुड़े हुए हैं, हम दोनों को ही अनदेखा नहीं कर सकते। तो ताली बजाने का कारण ये भी है कि भई अच्छे में थोड़ा-सा अलग स्वर होगा और गुस्से में थोड़ा-सा अलग स्वर होगा और बाकी हेल्दी तो रहती होंगी क्योंकि बहुत कम ही देखा होगा कि आपने कि ये बात तो है कि बहुत कम हम लोगों में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब थोड़ा-सा एक कल्चर अलग हुआ है, खान-पान अलग क्योंकि हो अब गया। खान-पान अलग हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ-कुछ चीज़ें सभी पर असर कर रही हैं। ओके, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि जभी भी आप लोग मांगलिक कार्यों में आते हैं, तो उसका आपको पता कैसे चलता है कि किसी के बच्चा हुआ है या किसी का मांगलिक कार्य है, तो उसकी आप लोगों को कैसे आपको मतलब आप लोग का पूरा क्या नेटवर्क होता है, क्या होता है कि आप लोग को पता कैसे चलता है? बहुत लोग बोलते हैं हमसे कि भई पता नहीं कहाँ से आपको हॉस्पिटल से पता चल जाता है, कोई कहता है कि वो लिस्ट निकलवा लेते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर जो भी हमारा होता है, अब ये तो सब एक प्राइवेसी वाली बात आजकल नहीं रही है, लेकिन फिर भी जो भी
कॉलोनी के आसपास के लोग होते हैं और जिनसे हमारा ज़्यादा मेल-जोल होता है, वो लोग बताते रहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आसपास में जितने भी जो स्टेक होल्डर होते हैं, उनके माध्यम से पता चल जाता है कि कहाँ पे हुआ है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है कि नहीं वो तो ये अपने हिसाब से क्योंकि भई अब हमारी तो रोज़ी-रोटी है, तो वो तो हम पता कर ही लेंगे तो कहीं आपको न कहीं। पर्सनल नेटवर्क रहता है वो। तो बिल्कुल एक तरह से पर्सनल व्यक्तिगत नेटवर्क है और एक ये व्यवहार भी कह सकते हैं कि भई व्यवहार है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम बधाई तक ही सीमित हैं, तो उसके अलावा भी आस-पास के लोग हैं, मान-सम्मान से बुलाते हैं, उनसे एक व्यावहारिक रिश्ता रहता है। तो उनको जानकारी होती है, तो वो हम लोगों को जानकारी दे देते हैं। किसी ने बोला कि इनसे दूर रहो, ये बच्चा चुरा के ले जाते हैं, राइट? बट अगर मैं वहीं कुछ किन्नरों के बारे में मैंने देखा है कि वो बच्चे पाल रहे हैं। मतलब सरकारी रूप से उनको अथॉरिटी नहीं है कि वो गोद हुँ, ले हुँ। सकें, बट दूसरी तरीके से वो जो सपोर्ट कर सकते हैं, उनके एजुकेशन में, उनकी लाइफ़स्टाइल में, पैसे से लेके हर तरह से वो सपोर्ट करते हैं। तो ये भ्रांति क्यों फैलाई जाती है कि इनसे दूर रहो, ये बच्चे ले जाते हैं? हर चीज़ का एक समय होता है और मुझे लगता है कि मैंने तो अपने अभी तक इतने समय के जीवन में नहीं देखा, जब से मैं मंगलवारे में हूँ। मैंने तो नहीं देखा कि कोई जड़ा किसी को उठा के लेके जाता है, नहीं। ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है, कोई भी किसी को चुरा के नहीं ले जाता, उठा के नहीं ले जाता है, सब अपने-अपने जिसका जहाँ दाना-पानी होता है, वो वहाँ पहुँच जाता है। तो ये सब चीज़ें शायद मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ में हुआ होगा या फिर उन्होंने कुछ इस तरह की अफ़वाह फैलाई होगी, तो वो क्या होता है कि जब हम कोई अफ़वाह को फैलाते हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी फैलती है। फैलती है ना। तो ऐसा कुछ अभी तक तो मैंने ना देखा है, ना सुना है और आजकल तो कुछ भी लोग बाग बोलते रहते हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप वास्तविकता को बिना जाने और उसकी कहते हैं ना कि जाँच-पड़ताल किए, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि भई हम तो हर पल अपने जीवन में मस्त रहते हैं, हमें किसने क्या कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो जीवन चक्र है, अच्छा और बुरा सभी, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, तो दोनों ही चीज़ें और दोनों को ही हमें लेके चलना होता है। ओके, तो अगर मैं आप लोग की कम्युनिटी के बारे में बात करूँ, तो जनरली वहाँ पे आप लोगों का लाइफ़स्टाइल कैसा रहता है? बिल्कुल, जो आम इंसान का होता है, जैसे आप लोग रहते हैं, वैसे ही सेम हम लोगों का होता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भई हमारा बहुत अलग या वो तो लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसा सोच के रखा है। कि किन्नर हैं तो बहुत अलग रहते होंगे और ऐसा है क्योंकि एक बार की घटना है मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, तो वहाँ पे जब मैं शुरू-शुरू में गई थी मैं जब रहने के लिए तो अब तो शायद वो नहीं है, वो बेचारी वो लेडी नहीं है। तो मेरे जस्ट अपोज़िट रहती थी वो सामने, तो मैं सुबह-सुबह जल्दी उठ के अपना जो भी है पूजा-पाठ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, तो एकदम से अपना अंधेरे में जल चढ़ा के पूजा करके आ जाती थी, तो वो देखती रहती थी। उन्हें 1-2 बार देखा, तो वहीं पर मेरे कोई हैं परिचित, तो उन्होंने उनका ज़्यादा वो था, उन्हीं ने मुझे वहाँ पे फ्लैट दिलाया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि भई वो फलाना-फलाना वो आंटी बोल रही थी कि वहाँ पे ना जो है 9 नंबर में बड़ी एक अजीब-सी रहती है लेडी, थोड़ा-सा अजीब-सी दिखती हैं लेकिन पूजा-पाठ बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा साफ-सफाई करती हैं। तो क्या लगा उनको पता नहीं शायद, तो मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे-धीरे ऐसी बातचीत हुई। एक बार वो आईं जब उन्होंने देखा अच्छा तो फिर मेरे से कह लगी हम आशीर्वाद ले लें आपका? मैंने कहा हाँ, ठीक है। फिर ऐसे धीरे-धीरे जब मेल-जोल बढ़ा तो एक दिन वो आके बैठी और उन्होंने मुझसे पूछा, बोली दीदी मैं एक बात पूछूँ आपसे? मैंने कहा हाँ। तो वो बोली दीदी आप लोग भी वही सब खाते हो जो हम लोग खाते हैं? तो मुझे थोड़ा-सा बहुत मन में लगा कि यार तो मुझे उस समय लगा ये चीज़ एकदम कि मुझे हँसी वाली बात तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लोग-बाग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? ये उस समय मुझे फ़ील हुआ कि लोगों में बहुत कुछ गलत-गलत कि ये फैला लोग हुआ है। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, किस तरह का खाना खाते हैं, तो क्या है? उनका जब जो था पूछने का जो सवाल था कि दीदी आप भी वो मतलब ये हरी तरकारी भाजी सरकारी ये सब खाती हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये सब खाते हैं। तो मुझे बहुत वो लगा अजीब-सा। तो ये अपने आप में कि मुझे तब उस समय ये एहसास हुआ कि शायद समाज में बहुत सारी मिथ्य फैली हुई क्योंकि बिल्कुल, ना मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भई मैं नॉर्मल आना-जाना सबके साथ में उठना-बैठना कर रही हूँ, तो शायद मैं वैसे ही समझ रही थी। लेकिन मुझे उस समय ये लगा तो मुझे लगा इसके लिए भी काम करना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। तो उसके बाद में कंटिन्यू जो भी सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ में मेल-जोल वो तो है लगभग सबको पता फिर धीरे-धीरे किसी के यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो दीदी हमारे यहाँ पे आना, हाँ, हाँ, ऐसे करके। तो फिर उसके लिए मैंने बिल्कुल एकदम अपना कि भई आप लोग मेरे यहाँ पे भी आएँगे तो कुछ लोग जो आते थे वो जब देखते थे अरे! बोले दीदी आपने तो बड़ा अच्छा बना के रखा है, बहुत अच्छा ऐसा सजा के रखा है मतलब वो अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ वगैरह काफ़ी पूरे घर में लगी हुई हैं तो अरे दीदी तो मैंने कहा भैया हम जैसे आप लोग रहते हैं ना वैसे ही हम लोग रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अलग से। तो ये चीज़
कब खत्म होगी? जब तक शायद हम लोग एक-दूसरे के यहाँ पर आना-जाना शुरू नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। राइट। एक-दूसरे को समझना शुरू नहीं करेंगे। तो एक सबसे बड़ा गैप ये भी है कि लोग हमारे बारे में कुछ भी सोच लेते हैं। जी, क्यों? क्योंकि शायद कभी उन्होंने देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है, बैठे ही नहीं है। जब हम बैठेंगे, आपके साथ में मेल-जोल बढ़ेगा और जब हमारी संस्कृति पे बात होगी, हमारे कल्चर पे बात होगी, कहते हैं ना कहीं-कहीं की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भई आप कहीं देखेंगे कि किसी दूसरे स्टेट में गए, किसी रिलेटिव के यहाँ शादी है, तो आपने देखा यार हमारे यहाँ शादी में तो ये सब होता ही नहीं है, ये क्या चीज़ है? होता है डिफरेंट राइट। डिफरेंट। तो थोड़ा बहुत पूजा पद्धति उन चीज़ों को लेके हो सकता है, बाकी रहन-सहन, खान-पान हमारा सेम वही होता है, जो एक आम इंसान खाता है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो जिसको पसंद हो। तो ट्रांसजेंडर्स में मैरिज एक्सेप्टेबल है? इस विषय में तो मैं यही कहूँगी कि ये सबका अपना व्यक्तिगत विषय है और मुझे लगता है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि शादी वाली बात आती है तो शादी एक बहुत ही पवित्र और एक ऐसा रिश्ता है जो एक स्त्री और पुरुष, क्योंकि शादी किस लिए की जाती है? वंश वृद्धि के लिए। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि भई किसी के पहले समय बच्चे नहीं होते थे तो फिर उसको दूसरी शादी करवाते थे ना, हुँ, हुँ। मतलब हुँ, वंश हुँ। वृद्धि के लिए सृष्टि का सृजन, यानी कि स्त्री और पुरुष का विवाह जो हो रहा है वो एक वंश को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो विवाह जैसा पवित्र बंधन जो है स्त्री और पुरुष के बीच का है, ना कि किन्नरों का। अगर हम शादी की बात करते हैं कि भई किन्नर लोग शादी कर रहे हैं, किन्नरों को शादी करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि अगर किन्नर शादी करता है तो आप खुद सोचिए कि अगर वो शादी कर रहा है तो किससे कर रहा है? अगर मैं शादी कर रही हूँ, तो भई मैं शादी किससे कर रही हूँ? लड़के से, लड़की से। यानी कि अगर कोई किन्नर शादी कर रहा है, या तो वो लड़का होगा, तो लड़की से करेगा, लड़की होगी तो लड़का से करेगा, तो फिर किन्नर कहाँ से? अगर शादीशुदा लाइफ़ है, तो फिर मेरे ख़्याल से किन्नर ही नहीं है वो, तो फिर हमारा जो हम कहते हैं कि एक नपुंसक जो शब्द कहा जाता है पहले भी कि भई जो नपुंसक शब्द कहा है किन्नरों के लिए कहा गया है ना, तो नपुंसक का मतलब ही यही होता है कि वो वंश वृद्धि नहीं कर सकता है, तो शादी कैसी? तो किन्नरों में शादी का कोई भी कहीं से उल्लेख नहीं है और किन्नर का अर्थात न मतलब ही वही होता है। भई किन्नर मतलब ही वो वही हुआ ना कि जो ये सब चीज़ों से दूर है, सांसारिक और अपने वैवाहिक सब चीज़ों में नहीं है। बट एक युवा अवस्था के बाद आके जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की फिज़िकल नीड्स होती हैं, ऐसे जो किन्नर है, वो भी तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। उनकी भी तो कुछ फिज़िकल नीड्स होती होंगी। आजकल बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि मतलब मैं उसके ऊपर तो नहीं बोल सक मैंने कहा ना कि सबका अपना व्यक्तिगत, और क्योंकि किन्नर शब्द ही ऐसा है कि ना तो वो स्त्री है ना पुरुष है। जी। अगर हम बात करते हैं किसी भी तरह की फिजिकल नीड की तो शायद वो स्त्री में होगी या पुरुष में होगी। स्वाभाविक, क्योंकि वो नेचर है, प्रकृति ने उसको रचा हुआ है। किस लिए रचा गया है? सृष्टि के सृजन के लिए। भई पुरुष की नीड है, स्त्री की नीड है, वो वैवाहिक गठबंधन में बनते हैं, एक नई सृष्टि का सृजन होता है ना? अब यहाँ पे किन्नर मतलब ही किन्नर में वो फ़ील ही नहीं होगा, वो ज़रूरत ही नहीं, तभी तो हम किन्नर हैं ना, राइट। कि हम किन्नर क्यों हैं? ना तो हमारे अंदर वो स्त्री वाला तत्व है, ना हमारे अंदर पुरुष वाला पुरुष वाला जो है, तत्व है। तो हमारी जो भी है वो फीलिंग क्यों होगी? हमारे अंदर वो तत्व ही नहीं है। अब मैं राइट, बोलूँ कि नहीं किन्नर, तो वो किन्नर अगर शादी कर रहे तो फिर वो किन्नर कैसे हुए? एग्ज़ैक्टली। बट एक ऐसा नहीं लगता आपको कि एक लाइफ़ में जैसे एक पॉइंट के बाद आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि शादी इज़ नॉट ओनली अबाउट वंश वृद्धि, इट्स अबाउट कि एक साथ भी है आपको किसी का। तो क्या अगर कोई किन्नर आज की तारीख में एक दाम्पत्य जीवन में आना चाहता है, तो क्या वो टैबू है? अगर मैं यही कहूँ कि आजकल तो लिविंग रिलेशनशिप वाला भी चल रहा है, तो क्या बिल्कुल, उसमें शादी के साथ में रहते हैं? नहीं रहते। बिल्कुल, तो ज़रूरी नहीं है कि शादी का नाम दिया जाए उसको। बिल्कुल। भई अगर जिसको लगता है कि एज़ अ सपोर्टेड कोई व्यक्ति साथ में रहे, हमें सपोर्ट करे एज़ अ फ्रेंड, ब ब कोई भी हो सकता है ना। हुँ, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि शादी, क्योंकि शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मुझे नहीं लग रहा कि अपमान करना चाहिए, ख़ासकर किन्नरों को। जो आजकल बहुत चल रहा है कि वो शादी है, तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि एक तरह से किन्नर छवि को भी इससे बहुत नुकसान है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम नहीं हैं, उस चीज़ के लिए हम कभी आगे नहीं आ सकते, ये वास्तविक सत्य है। आपका मैं ये नहीं कहती कि नहीं भई इसके अलावा हमारी कोई नीड नहीं, ज़रूरत नहीं, बिल्कुल, आज हमें भाई-बंध सबकी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम अपने आप को बोलते हैं कि हम शादी की श्रेणी में रखें,
तो फिर हम किन्नर नहीं हैं। एक पार्टनर, एक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें अगर हैं, वो लिविंग का जो चल रहा है आजकल, तो ऐसे रहा होगा पहले भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, किन्नर समाज में किसी ने नहीं, तो वो एक चलन रहा होगा, वो चला आ रहा है तो रहते, लेकिन वो सब चीज़ों को उन्होंने कभी शादी का नाम नहीं दिया। बट जैसे क्या होता है कि जैसे अभी अगर आप कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो क्या है बहुत सारे लोग हैं। आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, अपनी मत रख सकते हो, बात रख सकते हो, जो भी फीलिंग चल रही है अच्छी-बुरी वो आप शेयर कर सकते हो। बट अगर आज की तारीख में कोई ट्रेनर है जो कि अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई जज है, अच्छे-अच्छे पदों पे हैं, अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं और वो सोसाइटी के बीच में नहीं रहते हैं। बट उन्हें भी तो कोई ना कोई एक चाहिए ना जिससे वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स, इट्स बिल्कुल। अबाउट शेयरिंग द थिंग्स। बिल्कुल आई एम एग्री, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर जो एक अलग सेक्टर में हैं, जी, प्रोफ़ेशनल व्यू में हम बात करें कि वो डिफरेंट है, हमारा वो कल्चर नहीं है ना। लेकिन दोनों एक साथ वहाँ पे रह के नहीं हो सकता। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, तो वही वो उनकी व्यक्तिगत पर्सनल डिमांड, उनकी नीड हो सकती है। तो वो उनका व्यक्तिगत है, क्योंकि आज मैं कहूँ कि मैं अपनी स्वेच्छा से जीवन जीने की लड़ाई लड़ी कि मुझे जैसे रहना, मुझे वैसे रहना है, किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती। तो क्या कोई चाहेगा कि भई हमारी पर्सनल लाइफ़ में आप हस्तक्षेप करो कि आप कौन होते हैं, हम शादी करें ना करें? तो ये उनका पर्सनल मैटर है ना, क्योंकि जब वो यंग हैं और उनको लगता है, तो भई वो उनका पर्सनल है कि उनको शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनका व्यक्तिगत विषय है, राइट। ये मेरा विषय नहीं है। मैं अगर बोलूँ कि भई हमारे जिस कल्चर को हम फ़ॉलो कर रहे हैं, जिस हम कल्चर में, तो वहाँ पे अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम उन चीज़ों से हटकर बात करते हैं कि भई आज मैं, मेरा प्रोफ़ेशन है कि मैं एक डॉक्टर, इंजीनियर हूँ, मैं सोसाइटी से अलग हूँ, मैं अलग हूँ, बिल्कुल सिंगल हूँ। तो हो सकता है शायद कि मुझे वहाँ पे ज़रूरत हो एक केयरटेकर के रूप में किसी ऐसे सपोर्ट की कि भई मेरे को वास्तव में सपोर्ट की ज़रूरत है कि मैं अपना बिल्कुल सोसाइटी से अलग हूँ, मुझे किसी परिवार का कोई मेंबर नहीं है, मैं परिवार के साथ नहीं रहती, तो बिल्कुल वहाँ पे एक सपोर्ट के लिए हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा भी वही सोचना है। लेकिन शादी का विषय एक अलग विषय हो जाता है, जी, जी, क्योंकि जी। शादी मतलब कि ज़्यादातर शादी का मतलब यही होता है ना कि भई लड़का-लड़की की शादी क्यों होती है? वंशवृद्धि के लिए ही। जी, और हम ये भी नहीं कहते कि भई वंशवृद्धि सिर्फ़ 2 बच्चों के बाद में क्या आपकी नीडेड पूरी नहीं होती होंगी। स्वाभाविक है ना कि बच्चे ही लेकिन हम यहाँ पे किन्नर की बात कर रहे हैं, तो किन्नर जो होता है वो स्त्री और पुरुष से हटकर है। जी, जी, जी। इसलिए वहाँ पर हम शादी का उनसे नहीं जोड़ सकते कि भई किन्नर है तो शादी हो सकती है उनकी। ये कारण हो सकता है, और सबकी अपनी मान्यता है। मैं जब इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने एक किसी का इंटरव्यू सुना था, तो वो गे मैरेजेज़ के ऊपर था, राइट? तो उसमें उनका यही कहना था कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स, कि फिज़िकल नीड्स ही पूरी करनी है बस। इसके अलावा ये कि भई कोई इंसान अगर जी रहा है, तो उसको कोई तो चाहिए जिससे वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, जा सके, खा सके, बात कर सके। तो मेरा उस दृष्टिकोण से ये पूछना था आपसे कि ऐसा अगर कोई कोई भी है, आपने बोला कि हाँ, उसका व्यक्तिगत मामला है, वो ठीक भी है। बट मैं उसी दृष्टिकोण से पूछना चाहता था कि अगर अगर ऐसा कोई करता है, तो वो आपकी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है क्या? हमारे यहाँ पे तो ऐसा हुआ नहीं अभी तक, शादी-वादी वाला मैटर, और मतलब इस तरह का कोई, लेकिन ये बहुत ही अगर देखा जाए तो एक गंभीर मुद्दा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने कहा कि अभी कोई गे मैरिज की बात करी, है ना? ठीक है। और मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, कोई किसी को पसंद करता है, ठीक है, वो लड़की-लड़की हो सकती है, लड़के-लड़के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। किन्नर-किन्नर भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड। हम राइट। बात कर रहे हैं जी, पसंद-नापसंद की, जी। साथ में रहने की। साथ में रहने की सिर्फ़। लेकिन अगर हमें जब साथ में रहना है, तो क्या ज़रूरी है कि हम उसको शादी का नाम दें? एग्ज़ैक्टली। ब्रिटिश काल में आज हम जब गे की बात करते हैं, जो भी गे एक्टिविटीज़ या जो समलैंगिकता की बात कर रहे हैं, तो क्या वो अभी शुरुआत हुई क्या इन सब चीज़ की? नहीं, नहीं। ये तो युगों से चली आ युगों रही से है। चली आ रही है। अगर ये पहले नहीं होती, तो ब्रिटिश काल को 377 कानून बनाने की ज़रूरत क्या थी? राइट। मतलब उस समय भी था, लेकिन उजागर नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने दायरे में हों, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब बाहर आती हैं, तो वो एक माहौल को ऐसा क्रिएट करती हैं, जो शायद बाकी लोगों पर उसका
बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है या वो सही है, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगता है, कि हम बात करें व्यक्तिगत, कि भैया जिसको जो अच्छा लग रहा है वो खा सकता है, पी सकता है, अपने हिसाब से पहन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उनका व्यक्तिगत। लेकिन अगर मेरी किसी एक ऐसी पहल से बाकी लोगों पे असर पड़ रहा है, कि जैसे कि मैंने सुना कई बार कि भई वो एक लड़की किसी के साथ भाग गई, तो फिर बाकी लड़कियों पर भी प्रेशर बनने लगा कि नहीं हम तुम्हें अब नहीं पढ़ाएँगे, वो फलाने की लड़की भाग गई। तो होता है कि नहीं बिल्कुल होता है ऐसा होता है। डेफ़िनिटली, कि दूसरी लड़की पे भी वो पाबंदियाँ होने होने लगती लग हैं। जाती है। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि ये तो व्यक्तिगत विषय, इसमें शादी-वादी का क्या है भैया, आपकी जो भी नीडेड है, ऐसे वो फ्रेंड, लिविंग जो भी है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जब ये चीज़ होती है, तो फिर बाकी लोगों की छवि भी खराब होती है। खराब होती है। सही बात है। जैसे कि आज बात हो रही है, क्यों हो रही है बात? क्योंकि कहीं न कहीं आपने सर्च किया है, आपको जानकारी मिली है कि भई किन्नर शादी कर सकते हैं। नहीं तो ये मुद्दा क्यों होता? क्योंकि आज से पहले तो कभी किन्नरों से शादी की बात होती नहीं थी। सही बात है। तो यहाँ पर बात समझने की ये है, एक छोटा-सा ये भी है कि भई आज गे और ये सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा ओपनली हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि ये खराब है, ये सब चीज़ें प्रकृति की देन है। लेकिन कुछ चीज़ें मर्यादा में रहकर करना ही बेहतर होता है। क्योंकि आजकल मैं तो कई लोगों को देखती भी हूँ कि भई कोई अगर लड़के लोग आपस में फ्रेंड, अगर भाई-भाई भी जा रहे होंगे हाथ पकड़ के, वो देख दोनों हो सकता है कि ये है। गे होंगे। राइट। अब मेंटालिटी तो वही होगी ना। तो आज जैसे कि हमारा किन्नर समाज में आपने कहा कि भई वो हमने सुना है किन्नर लोग बड़े उठा के ले जाते हैं, ये होता है। एक ने किया होगा, लेकिन पूरी किन्नर समाज के लिए छवि मेंटालिटी वही हो गई है। राइट। कोई एक किन्नर ज़बरदस्ती करता है, तो पूरे किन्नरों के लिए आपने कहा कि जो, तो हम जो देते हैं, वो जब फैलता है, तो मानसिकता इंसान की वैसी होती है। तो हम क्या दे रहे हैं समाज को? आर्टिकल 377 जो अभी आपने बात करी, आपको क्या लगता है कि इसका एक्जिस्टेंस होना चाहिए? अ, देखिए, मतलब जो अगर मैं बात करूँ भई, हमारे किन्नर समाज को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम उसके क्राइटेरिया में आते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर हुआ है, तो अपने-अपने हिसाब से बहुत सारे इन मुद्दों पे, क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए किया था। और इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि 377 मतलब सिर्फ़ सेक्सुअली देखा जाए, कि ये धारा सिर्फ़ सेक्सुअली ही प्रभाव थी। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे अधिकार थे, ना कि सिर्फ़ हमारा सेक्सुअली देखा जाए। इसके अंदर हमें एक इक्वालिटी वाला था, हमारा जो भी हरासमेंट होता, हमारे साथ वायलेंस हो रहा है, उसके लिए भी ज़रूरी था। क्योंकि अगर किसी ऐसे ट्रांस व्यक्ति के साथ में, या जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ में कुछ वायलेंस हो रहा है, उनके साथ फिज़िकली वायलेंस हुआ है, उनके साथ में लूट-पाट हुई है, मारपीट हुई है, तो वो एक थोड़ा-सा मुश्किल वाला काम होता था, कि वो सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए चीज़ों के लिए किया तो गया। क्या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए आपके हिसाब से इस धारा में आज मेरे की ख़्याल तारीख से में? ये सब चीज़ें तो हो चुकी हैं, और ये मेरे ख़्याल से लागू भी हो चुका है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 जो है वो उसमें भी, तो ये सब चीज़ें लगभग हो चुकी हैं, मुझे लग रहा है। अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मॉडिफिकेशन कुछ होना चाहिए भी। कुछ भी, अब वो आगे इन फ्यूचर जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके हिसाब से हो। राइट। क्योंकि हर चीज़ समय के हिसाब से होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भई अब त्रेता में राम आए तो द्वापर में भी राम ही, त्रेता में राइट। राम आए तो द्वापर में कृष्ण बन के आना पड़ा, एग्ज़ैक्टली। कलयुग में कल्कि बनकर आएँगे, तो हम कुछ-कुछ चीज़ों को बाँध के ऐसे चलते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए बड़ी दुखदाई हो जाती हैं। सही तो बात है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ईश्वर को अपने स्वरूप बदलना पड़े, तो क्या हम नियम नहीं बदल सकते? भई अभी समय आने वाली जो यूथ होगी, उसकी डिमांड कुछ होगी, उसकी नीड कुछ होगी। आज बहुत सारे लोग लिविंग को ठीक नहीं मानते, जो पुराने लोग हैं। बिल्कुल। अब लेकिन अगर हम वही पुरानी उस पे चलेंगे, तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आज राइट। अगर मैं बात करूँ कि भाई मेरे समाज से तो कभी किसी ने कोई नौकरी की नहीं, लेकिन वो पहली किन्नर बनी कि मैंने वो दायर अपना क्राइटेरिया छोड़ा, बाहर आई। परंपरा को बदली, लेकिन अपनी परंपराओं को निभाते हुए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं मैं टोली नहीं जाऊँगी, बिल्कुल मेरा आना-जाना है, आज मेरे किन्नर समाज में रहना है, मैं किन्नर कल्चर को फ़ॉलो कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नौकरी पेशा या मैंने एक अलग प्रोफ़ेशन में आ गई, तो मैं उन सबको ताक पे रख दूँगी। मैं उन सब चीज़ों को ताक पे रखूँगी, तो मेरे लिए आगे का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। बट लो आपसे अगर मैं इस उस पे आपकी ही बात करूँ, तो आप महामंडलेश्वर बनी और बहुत सारी चीज़ों को आपने हासिल करा, पद हासिल करे और बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में भी खड़े हुए हैं और खड़े थे भी। देखिए, ये दुनिया है। जैसा मैंने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव, और दूसरा कि जो मैंने कहा है कि हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, और अगर हम आए हैं दुनिया में तो कुछ ना कुछ कारण है ही। बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस कर पाऊँगी, लेकिन एक चीज़ है कि जब तक आपके बारे में बुराई नहीं होगी, जब तक लोग आपके अगेंस्ट नहीं होंगे, तब तक आप कुछ
अच्छा नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली ये विधि का विधान है। क्योंकि अगर राम को लाने वाला व्यक्ति रहा है, तो वो रावण रहा है। एग्ज़ैक्टली, रावण नहीं होता तो राम को नहीं आना होता, है ना? राइट, तो पहले क्या आई? बुराई आई है। तो स्वाभाविक है कि हर बुराई के पीछे ही अच्छाई जन्म लेती है। मेरे अगर प्रतिद्वंदी अगर मेरी बुराई नहीं करेंगे, मेरे लिए बुरा नहीं बोलेंगे, तो मुझे फिर आगे पुश कौन करेगा? सही बात है, तो कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। अच्छाई की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बुराई है। तो राइट, बुरे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। बुरे होने लोगों का आपकी लाइफ में ये दर्शाता है कि आप आगे पुश हो रहे हैं अच्छाई की तरफ। तो ये दुनिया है, यहाँ पे अच्छे और बुरे सभी तरह के हैं, जो हमारे नेचर के होंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, जो हमें कहते हैं ना हमारी एनर्जी जो चुंबक है, वो सिर्फ़ लोहे को अट्रैक्ट करती है। तो ये स्वाभाविक है कि अगर आप एक पॉज़िटिव पर्सन हैं और आपके अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी है, तो स्वाभाविक है कि आपको सिर्फ़ पॉज़िटिव व्यक्ति ही अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर करेगा। सकता है और आप उसको कर सकते हैं, बाकी के लिए आप कचरा हैं। राइट, वो बोलते हैं ना कि अपोज़िशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी सरकार में भी अपोज़िशन है अपोज़िट हमें। ना, तो फिर हम और आप कौन हैं? हम तो एक इंसान हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि आज मेरा जो भी कर्म है, कर्म प्रधान होता है, मैं अपने काम पे फ़ोकस करती हूँ, बाकी कौन क्या कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाथी चला बाज़ार और कुत्ते भौंके हज़ार, हाथी की चाल को फ़र्क नहीं क्या पड़ता बात है। है! राइट, तो ये बहुत ज़रूरी आप अपने जीवन में अगर कुछ कर रहे हैं, तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके चलो। ये तो लोग हैं, है ना? कुछ आप तो लोग कहेंगे ये लोगों का काम बिल्कुल। है कहना। तो मैं तो इतना जानती हूँ कि एक ही बात कि भैया वो एक किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जब लगे कि सारा शहर आपसे जलने लगा, कि जब लगे कि आपसे सारा शहर जलने लगा, तो समझ लेना कि आपका नाम शहर में चलने लगा। क्या बात है! राइट। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। तो अभी अगर मैं पर्सनली अभी आपकी बात करूँ तो अभी आप किन्नरों के उद्धार के लिए क्या कर रही हैं? देखिए मैं तो कहती हूँ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो करना है ईश्वर को करना है और जो करना है वो उस समाज को करना है क्योंकि मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ, बाकी जो करना है वो समय और विधा विधि करेगी कहते हैं वो तो सब उसको करना है, हमें कुछ नहीं, हम सिर्फ़ निमित्त एक माध्यम है। चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, किसी न किसी के लिए माध्यम होता है, ये प्रैक्टिकली है, इसको हम नहीं झुठला सकते। मैं अगर निमित्त बनी हूँ, मैं माध्यम बनी हूँ तो बिल्कुल ईश्वर ने अगर मुझे माध्यम बनाया है तो बहुत कुछ उसे करना है। मैं तो सिर्फ़ एक अपने हिसाब से उनके आदेश का पालन कर रही हूँ जो प्रकृति ने हम लोगों को दिया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। आप देखेंगे कि हर किसी के हिस्से ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो और मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर ने शायद मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में एक समाज सेवी के कहते हैं ना कि समाज सेवा सबसे बड़ा एक धर्म है धर्म है। कि आप लोगों के लिए करेंगे तो ईश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है तो शायद ईश्वर जानता है ना आज अगर हम अपनी कोई भी बढ़ाई करें अपने लिए कुछ भी करें लेकिन हो सकता है कि वो झूठ हो राइट। लेकिन परिणाम देने वाला ईश्वर है, उसको पता होता है सत्य क्या है। तो मैं इतना जानती हूँ कि मेरा कोई भी कर्म और उसका जो फल मिल रहा है, तो वो मेरे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। किन्नर कम्युनिटी से बात करना चाहता हूँ कि हमने एक बहुत मिसकंसेप्शन की बात करी थी कि बहुत सारी ये धारणाएँ फैली हुई हैं कि बोलते हैं कि जब कोई भी किन्नर मरता है तो बोलते हैं चप्पल से मारा जाता है, बोलते हैं कि मुड़ के नहीं देखना है और क्या-क्या चीज़ें हैं। ये बहुत ज़्यादा मैंने भी सुन रखा है लोगों का मतलब ऐसा ये कहाँ से आई ये तो सारी नहीं, चीज़ें? अब वो और क्या कहते हैं सच ना में ऐसा कि कुछ होता है? नहीं, आप देखिए कि मतलब कोई भी धर्म हो या कहीं पर भी आप देखेंगे कि अगर कोई एक जीव भी अगर कोई चिड़िया भी मर जाती है, तो क्या कोई उसको मारता है? नहीं मारता। है ना? फिर हम तो इंसान हैं। हुँ। तो ये सब अपनी तरफ से एक मिथ, एक झूठ फैला के रखा गया है। ये कहाँ से फैला मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं होता तुम है। नर्क में रह रहे थे, नहीं, तुम अभी इसलिए अब यहाँ से नहीं, गए हो तो अब नर्क कभी इस योनि में लौट के मत आना, इस तरह से बोला जाता है। नहीं, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। ये ज़रूर है कि भई कि प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं कि भई जो जीवन अभी हमने इस जन्म में झेला है, जो भी हमने कष्ट झेला और इस तरह का ऐसा जीवन, ऐसी योनि पाई है कि लोगों ने हम लोगों को सिर्फ़ और धुतकारा है, उपेक्षित करा है, तो ये जीवन हमें दोबारा ना मिले। हमें ये लांछनपूर्ण जीवन ना मिले, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ और जो मेरा व्यक्तिगत सोच है, ये जो मैंने देखा है कि भई मैं तो कहती हूँ कि किन्नर जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। सही बात है। मैं तो
अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इसी योनि में दिया, कि हम अगर अपनी शक्ति को, अपने प्रभाव को समझ लें, तो वास्तव में हम कुछ और ही होंगे। राइट। देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर सकल मजाही त्रिवेणी, कि हम उस योनि में आए हैं जो नर से ऊपर है और देव से नीचे हैं, जो उपदेवता की श्रेणी में है। तो सोचो ऐसी योनि में कौन नहीं आना चाहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यवहार और बहुत सारी भ्रांतियां, मिथ्य और बहुत सारी प्रोपेगेंडा के चलते आज किन्नर समाज जो है वो उपेक्षित रहा है। ओके। तो ये सब कहीं न कहीं हमारे जो भी पुराने जो लोग रहे हैं, जिन्होंने रचनाएँ की हैं, बहुत सारी हर ग्रंथों में खे छेड़-छाड़ हुआ है, बदलाव हुआ है, तो ये उसकी बदौलत किन्नर समाज उपेक्षित रहा है। ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी जाती हैं कि भई मरेंगे तो ऐसा होता है, वैसा होता है, तो ये कहीं पर आज तक ना मैंने देखा, ना सुना। लेकिन आप सोचिए कि भई आज आपके सामने कोई अगर एक जानवर एक गली में कुत्ता भी मरा पड़ा रहेगा, तो आप उसको मारेंगे नहीं। आपके मन में इतना रहेगा, आपके अंदर इंसान का स्वभाव इतना तो कठोर नहीं होता है कि वो लात मार के उसको अलग कर दे कि नहीं तू इस बिल्कुल। जन्म में मत आना, कि अब तू कुत्ता है अगले जन्म में तू। जब हम जानवर के साथ, पशु के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसा आचरण नहीं करते हैं, तो क्या कोई ऐसा हमारे लिए करेगा? राइट। तो ये किसी ने सुना होगा, कहीं से ये बात फैली होगी तो वो फैल गई है। बिल्कुल ससम्मान और जो भी हमारी संस्कृति, जो हमारे संस्कार होते हैं, उसी आधार पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जनरली जो है ना, किन्नर समाज मुस्लिम है। समाज को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। ऐसा क्यों? मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये अपने आप में अभी बड़ा चल रहा है। लेकिन मैंने जो अभी तक देखा, मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी धर्म विरोधी या किसी की धर्म के, लेकिन किन्नर समाज में अभी तक हमने देखा है कि हर धर्म के, हर जाति के लोग होते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक समावेशीकरण के हर जाति का किन्नर आपको किन्नर समाज में मिलेगा, हर धर्म का आपको वहाँ मिलेगा, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, और सब साथ क्रिश्चियन में हो, रहते हैं? सभी सब साथ में रहते हैं ना। लेकिन आज बड़ा एक विडंबना है, बड़ी एक वो है कि आज किन्नरों में भी ये भेदभाव होने लगा है। ये बीज बो दिया गया है कि तू धर्म मुस्लिम आधारित, है, तू सिख कि है, तू ये ईसाई ऐसे है। हैं, वो वैसे हैं। तो ये मुझे लग रहा है ठीक है, वो एक मुगल काल रहा है, मुगल काल में जो भी धर्मांतरण हुआ है, तो वो हुआ है तो उसके हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भई हम अपना धर्म छोड़ के बैठे हैं। आज मैं अपने धर्म का फ़ॉलो कर रही हूँ, मैं अपने धर्म को मान रही हूँ और मुझे कोई नहीं कहता है, मेरी गुरु सपोर्ट करती हैं, मेरे गुरु ने कभी नहीं कहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो चीज़ मिथ्या फैल रही है, वो भी गलत है। लेकिन अब ये सब चीज़ें तो अपना एक राजनीति या जो भी कह लें, हमें नहीं पता। लेकिन कहीं न कहीं मैंने जो नहीं देखा, मैं उसको नहीं बोलती और ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ, वास्तव में ये सब चीज़ें सही होंगी। हर व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है, जो व्यक्ति जिस हिसाब से देखता है उसको वो दिखाई देता है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं दिखा तो शायद हो सकता है, बाकी जिसका जो है वो अपने हिसाब से अपनी नज़र से देखेगा, उसे वही दिखाई देगा। तो आप लोगों की कम्युनिटी में सबसे बड़ा त्योहार कौन-सा माना जाता है? हमारे समाज में तो सभी त्योहार मनते हैं, बड़ा-छोटा कोई नहीं होता। बट ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया था कि आप लोग के साल में एक कोई बहुत बड़ी पूजा होती है जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। नहीं, माँ बहुचेरी है हमारी जो जी। गुजरात में है, जो किन्नरों की कुलदेवी हैं, मुर्गा माता जिन्हें कहा जाता है, तो वो साल में 1 बार और बाकी तो 12 महीने होता रहता है पूजा-पाठ। लेकिन साल में 1 बार जो है मेला भराता है। अब तो वो खेल मेरे ख़्याल से सिर्फ़ किन्नर ही नहीं, वहाँ पे सभी लोग जाते हैं, सभी के लिए है वो। तो वो शुरू से चला आ रहा है, लेकिन अब धीरे-धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को पता है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि, लेकिन वो हमारी किन्नर प्रतिनिधित्व में ही होता है वो, क्योंकि जो बहुचेरी माता है वो हमारी कुलदेवी है। ओके। तो मान्यता है कि भई वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनकी शादी नहीं होती मान्यता अनुसार, तो वो एक कुछ पौराणिक कथा है उसके अनुसार वहाँ पे एक मान्यता है, तो उस अनुसार वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है। ओके। आपकी लाइफ में आज तक का सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा है? मेरी तो लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वाली बात, जब तक मैं इसके विषय में नहीं जानती थी, तब तक सब बुरा ही बुरा था, सब नेगेटिव नेगेटिव था। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अब शायद मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा, 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 अच्छा है। लेकिन हाँ, वो मेरा जो बुरा था, मैं भूल चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि उन पे बात करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बुरी चीज़ को भूल जाना चाहिए। क्योंकि बुरा तो मेरी फैमिली के लिए भी मैं बहुत सोचती थी, मेरे समाज के लिए मैं बुरा सोचती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे जब
प्रकृति के समीप होते हैं, वास्तव में आप एक आध्यात्म के करीब होते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप से खुद बदलते हैं। किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी सोच बदल जाती है, आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपका नज़रिया बदल जाता है। तो जो मेरा बुरा था, अब मैं कहती हूँ कि उस बुरे की वजह से मैं आज अच्छी हूँ। और मैं ही क्या, मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बुरा अनुभव है, तो उसको भूल जाओ, क्योंकि वही बुराई जो है आपके जीवन में कुछ अच्छा करेगी। तो बुरा राइट। भूल जाओ, बहुत घटनाएँ घटी हैं, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि आप बुरे अवसर को भी अगर अच्छे में बदल लो, तो यही एक सबसे बढ़िया टैलेंट होता है कि आप किसी भी चुनौती को अपने एक अवसर में बदल लेते हैं। तो जो हुआ सो हुआ, उन सब बातों पर मैं कभी भी ध्यान नहीं देती हूँ, ना कभी देना चाहूँगी। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो अब अच्छा हो रहा है तो आगे भी अच्छा हो, और आई होप सभी के साथ में अच्छा होना चाहिए। तो आप बुरे लम्हों को भूल जाइए। क्या आपने कभी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी है, इन सब चीज़ों में? मतलब आप किन्नर समाज के उसमें? या कि कोई जैसे कोई सोल वापस आई हो और उसने कुछ बोला हो कि नहीं मेरी ये चीज़ें रह गई थी, मुझे ऐसा-ऐसा करना है या ऐसे कुछ-कुछ? मतलब आपको कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि आपको किसी में देखने को मिला हो या आपको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा भूत या इससे रिलेटेड कुछ? अब देखो, मैं अगर बोलूँगी तो भई कोई विश्वास नहीं करेगा, है ना? तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास, लेकिन अब अगर आपकी टीम ने या आपके जिन लोगों ने भी पूछा है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें से कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, या उनके जीवन में ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंडिकेट हुआ है। मैं इसको बताता हूँ कहाँ से आया एक्चुअली अभी हमने एक मैम का पॉडकास्ट किया था। शी वाज़ इंटू पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हुँ। तो उसमें वो आत्मा और इन सब चीज़ों से डिस्कशन हुआ था एंड दे हैव सीन कि अभी एक वो लास्ट में एक मूवी भी आई थी जिसमें कि जो एक किन्नर की आत्मा दूसरे में आ जाती है और हाँ, उसके ऊपर तो वो कंचना करके है वो। कंचना करके राइट। तो वो कहीं न कहीं वैसे कुछ रेफरेंस लेके करे थे कि आपने भी इस तरह की कोई चीज़ अपनी अ, लाइफ में महसूस करी है या कुछ देखा है कभी? 2010 में जब मैं रेकी का मेरा सेकंड डे था, उस समय ये फ़ील किया था मैंने, और वहाँ पे जो रेकी मास्टर थे, मैंने उनको शेयर भी किया था, और ये मेरा पहला अनुभव था कि जब वो करवाते हैं तो वो आज तक मुझे याद है, और मतलब हाँ, वो जो हीलिंग देते हैं उस समय, तो मैं जब उस समय लेटी थी, फिर उसके बाद में वो एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आपने क्या देखा, क्या है? तो मेरे दिमाग में चल रहा था, और मैंने उनको स्पष्ट बताया कि मैं अपने जो शरीर को है वो अपनी उसमें अलग देख रही हूँ, कि मेरा जो शरीर है वो अलग है, और मेरी जो एक रूह है वो एक अलग है। मैं अपनी आत्मा को देख पा रही हूँ, बात कर रही है, और कुछ-कुछ ऐसा है। तो वो मेरे जो 3 दिन के एक्सपीरियंस जो मैंने उन्हें उस समय दिए थे, तो बहुत अलग, सब मेरे को देख रहे थे एकदम, तो उन्होंने कहा था कि आपका बहुत डिफरेंट है। तो उस दिन से मुझे लगा, और मैं सब शॉट जब कर दी थी, तो अभी भी मुझे लगता है कि मतलब डिफरेंट है। तो वो पहली बार मैंने अपने शरीर को और अपनी आत्मा को अलग देखा था। ये पहली बार मैं आपके चैनल पे, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इसलिए बोल रही हूँ, आज तक कभी किसी ने पूछा भी नहीं, और ना मैंने किसी को बताया, लेकिन पहली बार अपनी जीवन का ये वो गोपनीय जो कहते हैं ना, बताने वाली चीज़ नहीं, लेकिन बता रही हूँ ये वास्तव में, क्योंकि इन चीज़ों पे विश्वास हर कोई नहीं नहीं करता करता है। है। तो वो मेरा पहला 2010 में जून का महीना था मेरे ख्याल से, यही टाइम चल रहा था, और वो समय जब हमारा रेकी का था, तो वो मैं पहली बार अपनी शरीर और अपनी आत्मा को अलग देखा था। वो 3 दिन कंटिन्यू मेरे साथ में अलग-अलग अनुभव रहे थे। उसके बाद से मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। मैं क्यों आई हूँ, क्या हूँ? तो मतलब वो 3 दिन में मैं अपना भविष्य देख चुकी थी, और वही भविष्य जो है मेरा चला आ रहा है। आज भी मैं जो देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ मुझे पता है वो नियति ने निर्धारित करके रखा है, तो अब मुझे अपने कर्मों पे ध्यान देना है, जो मेरा कर्म है। क्योंकि कर्म के अनुसार ही मुझे वो प्राप्त होगा। वो राइट। हो रहा है डेफ़िनिटली। तो वो मैंने पहली बार अपनी आत्मा को अपने शरीर के अलग देखा था, और वाक़ई में बहुत अलग ही था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वो 3 दिन जो है, मैं अपने जब घर में आने के बाद में अकेले में बहुत अपने आप को हील करती थी, बंद कमरे के अंदर बैठ के अपने आप को जानना, और ये तो वो कंटिन्यू, ये समझ लो अचानक फिर उसके कुछ दिन बाद ही ये जो मुझे चेन्नई जाना पड़ा, वो पहला मेरा था। उस समय मेरा एक था ड्रीम कि मैं फ्लाइट में बैठूँ। तो 2010 में उसके 15 दिन के बाद अचानक से ट्रेनिंग आई, उस सर ने कहा कि सन्ना आपको ना बाय एयर चेन्नई जाना 3 दिन के लिए। तो वो मेरा पहला ड्रीम था जो पूरा हुआ था। वास्तव में वो धीरे-धीरे चीज़ें, तो तब से जो है मैंने बिल्कुल पॉज़िटिव सोचना शुरू करा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि आप जो सोचेंगे वास्तव में, तो तब से जो है मेरा वो एक सोचने का और काम करने का नज़रिया बदला है। उसका रिज़ल्ट, उसका परिणाम आज आपके सामने है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। राइट। वो मेरा प्रयास रहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव लोगों के साथ में रहूँ,
पॉज़िटिव सोचूँ और मेरे काम जो पॉज़िटिव हों। क्योंकि हुँ, मतलब यही चीज़ समाज में बदलाव ला सकते हैं और नहीं तो आपका नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गिराएँगे जिससे कि समाज का भी नाश होना है। राइट, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए क्यों विभीषण रावण को छोड़कर राम जी के पास में आया था, वो एक ही व्यक्ति तो पॉज़िटिव था, सही बात है, जिसने पूरा ना लंका विजयी करवाई। तो सही बात है। ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है और ये प्रैक्टिकली है, ये मैं इस चीज़ को नहीं बोल सकती कि नहीं, आज के समय में इस पे लोग विश्वास करते ही नहीं करते। मैंने बिल्कुल अपनी आँखों से उन चीज़ों से बिल्कुल अनुभव किया है प्रकृति को। अब ये तो मानना ना मानने वाली बात है, तो जिस लोग लेकिन जो लोग वास्तव में प्रकृति से जुड़े हुए हैं और जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो अध्यात्म को बहुत जुड़कर जानते हैं, वो इस चीज़ पर बिलीव भी करेंगे और उनको महसूस भी होगा कि वास्तव में कैसा होता है। राइट, तो ये वही व्यक्ति देख सकता है, ये बिल्कुल क्योंकि कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि दी, बाकी लोगों को नहीं दी थी, क्यों? अर्जुन में ऐसा क्या था, है ना? क्योंकि उसका प्रारब्ध था और उनका प्रिय था, इसलिए सिर्फ़ उसको वो दृष्टि दी कि वो उनका विराट स्वरूप देख देख सके। सके। हुँ, तो हमारे आस-पास, हमारे समाज में, हमारी कहते हैं ना सभी के पास में कृष्ण हैं। दृष्टि उसी को मिलेगी जो वास्तव में इसके करीब है। हम लोग जनरली देखते हैं कि आजकल लोग पैसा कमाने के लिए फेक ट्रांसजेंडर बनना शुरू कर देते हैं, जबकि वो नॉर्मल इंसान होते हैं और कहीं न कहीं इस कारण से आपकी कम्युनिटी का नाम भी खराब होता है। बिल्कुल ये तो हर जगह है आजकल आप देख रहे हैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसको सुधार के लिए मुझे लगता है कि भई अगर इस तरह का हो रहा है तो इस पे भी काम हो रहा है और कुछ ना कुछ कारण होता है किसी न किसी के पीछे। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई सही या कोई गलत लेकिन क्योंकि मैं बहुत अलग ही सोचती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप बोलोगे हर चीज़ का जवाब ऐसे ही लेकिन वो ये कि भई जो बन रहा है तो उसके पीछे पता नहीं वो कारण वो जान सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वाक़ई में हम लोगों की छवि भी खराब करती है और हम लोग इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप एक किसी कृत्य से पूरी समाज की छवि खराब हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे किन्नर समाज में ही नहीं, आज महिलाओं में भी देखेंगे कोई वही वेश्यावृत्ति कर रहा है, तो पूरी महिलाओं को हम उस उससे नहीं देख सकते हैं। तो वैसे ही मेरा मानना है कि भई ठीक है, कोई अगर ऐसा कर रहा है तो एक लीगल एक्ट भी आया है इसके लिए। अब जो भी है अगर आज हमारे बीच में तो नकली जो असली वाला है कि भई वो बन रहा है, तो हमारे बीच तो आएगा नहीं, राइट, है ना? स्वाभाविक है कि भई अगर कोई नकली है या वो बन रहा है, तो वो हमारे बीच तो नहीं आएगा। वो आप लोगों के बीच ही जाएगा ना। तो अब उसको डिफाइन करेंगे कि ये असली है या नकली वो तो आप ही लोग तय करेंगे, हम नहीं क्योंकि आपको भी पता है कि डेरे वाले जो घराने वाले होते हैं, उनका रहन-सहन, उनकी बोली-भाषा, उनका समय, सारी चीज़ें वो आपसे नहीं छुपी होंगी और जो इस तरह के लोग होंगे तो उनका टाइम टेबल वो सारी चीज़ें वो भी आपको पता होगी। तो स्वाभाविक है, ऐसे लोगों के लिए एक्शन आपको लेना चाहिए क्योंकि एक केस हो चुका था। कोई था कहीं शायद वो 1 साल पहले की घटना है अवधपुरी की तो कोई था वो कहीं से, तो मेरे के मिलने-जुलने वाले हैं तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि ना कि लेके वो एक अभी हैं, आप इनको जानते हो? तो मैंने कहा कि नहीं, तो लेके तुम्हारे मंगलवारे में ऐसा मैंने कहा नहीं इस नाम का व्यक्ति हमारे ना मंगलवारे ना बुधवारे में कोई नहीं है। तो कहने लगे यार वो तो मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे यार वो हमारे यहाँ पे एक दीदी है पार्लर में आता है और वो कुछ अश्लील हरकतें करता है। तो मैंने कहा किन्नर तो कभी ऐसी हरकतें करते ही नहीं और महिलाओं के साथ भी क्यों करेंगे? तो बोलने लगा कि वो यार समझ में नहीं आ रहा तो मैंने कहा बिल्कुल आप पुलिस को उसको उसके हवाले करो। तो बोलता है कि अगर अगली बार आएगा तो मैं उसको बिल्कुल वो करवाऊँगा तो नेक्स्ट डे वो शायद आया, तो उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया तो मैंने कहा मैं तो जानती नहीं हूँ वो रियल में होगा वै तो फिर उन्होंने शायद उसको थाने-वाने में दिया, मारा-पीटी भी जो भी हुआ अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ लेकिन ये चीज़ होती है। तो इसके लिए तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। भई आपको जगह क्योंकि हमारे बीच तो नहीं आएगा जो भी ऐसा व्यक्ति होगा जो इस तरह का कृत्य कर रहा है, हमारे बीच तो नहीं आएगा, वो हमसे चोरी-छुपे ही करेगा ना। राइट। तो उसके लिए जागरूक समाज को होना पड़ेगा कि भई इस तरह का अगर हो रहा है तो बिल्कुल आप लीगल एक्ट का सहारा लें, उसके लिए एक्शन लें। अब इसके बीच में आपको यही पता चलेगा कि भई कौन असली कौन नकली। ये जैसे आपने बात करी मंगलवार है, बुधवार है, ये एक्चुअली होता क्या है? ये घराना है, घरानों का नाम घरानों है के नाम होते हाँ। हैं। ओके, तो मतलब दोनों अलग-अलग हैं डेरे तो उसमें अलग-अलग घराना होता है। हमारा मंगलवारा जैसे मंगलवारे से हूँ मैं, बुधवारा घराना अलग है। तो ये घराने जो है सिस्टम ये हमारी पीढ़ियों से ये चले ब आ रहे हैं। अच्छा। ये हर एरिया के अलग-अलग घराने होते हैं, ऐसा है? अ, हर नहीं जैसे कि हमारे भोपाल में है, अब भोपाल में हमारे मंगलवारे का है तो मंगलवारे के बहुत सारे घर लगते हैं हमारे ना तो वो बुधवारे का जहाँ-जहाँ उनका लगता है तो वहाँ तक ही तो ये एक वो चला आता है पीढ़ी दर पीढ़ी।
बट जैसे कोई सिटी का एक्सपेंशन होते जाता है, तो फिर ये आप लोगों में कैसे डिसाइड होता है कि ये वाला एरिया इसके पास रहेगा, ये वाला एरिया इसके वो पास हमारे रहेगा? जो पूर्वज हैं, हमारे जो गुरु दाद गुरु हैं, वो जो चला आ रहा है शुरू से कि भई ये वाला क्षेत्र हमारा है, तो वो शुरू से डिसाइड रहता है कि ये वाला क्षेत्र इनका है, तो यहाँ पर है। तो वो अभी हम लोग तय नहीं करते, वो हमारे गुरु, हमारे दाद गुरु जो तय करके गए हैं, वो उनके समय से ही चला आता है। बट जैसे मैं आज से 100 साल पुरानी बात करूँ, तो उस समय कोई भी सिटी बहुत छोटी थी। आज की तारीख में सिटी बहुत फैलती जा रही है और चारों तरफ से फैल रही है। तो आपकी क्या मतलब उस तरह से फिर आप लोग अपना कैसे डिसाइड करते हो कि भई तब 100 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दाद गुरु थे, हमारे जो भी रहे होंगे, हाँ, तो वो बहुत छोटा क्षेत्र रहा होगा और पुराने समय में इतना सब कहाँ देते थे, माँगते थे वो सारी चीज़ें जो राजा रजवाड़ों का, जो भी मुगलों का रहा है कि भई आपको यहाँ पे माँगना खाना है, उन्हें दे दिया कि आप ये गली है, एरिया है, आप इसमें माँगो, खाओ, अपना जो भी रहा उस समय। अब वो वहाँ पर बनेंगे, जैसे हमारी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है कि भई आज अब आपका पुश्तैनी घर है, उसके अंदर रहता है ना कि भई वो आपका पुश्तैनी घर है कि आप वो यहाँ से कहीं और रहते थे, अब आपका वो फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ गए, आपने एक नई पीढ़ी शुरू करी। तो आपने कहा कि भई ये कॉलोनी मेरी है, मेरा घर है। तो स्वाभाविक है कि अब आपकी जो भी पीढ़ी होगी, जो बच्चे होंगे, तो वो आपको इसको अपना ही घर मानेंगे कि हाँ, हम इस कॉलोनी के निवासी हैं, ये क्षेत्र हमारा है। तो वैसे ही जो क्षेत्र हमारा रहता है, वो उन्हीं के हिसाब से जो शुरू से चला आता है और वो एक लिखा-पढ़ी भी होती है उनकी कि भई हमारे बाद में इनको गादी दी जाएगी, ये नायक होंगे, तो ये परंपरा रहती है। तो उसके माध्यम से ये पता रहता है कि भई मेरी गुरु हैं, मेरी गुरु का भोपाल में है कि भई भोपाल के ये नायक हैं। अब इनको क्योंकि उनको गुरु ने किया है, अब वो अपने बाद जिसको रखेंगे कि भई हमारा है, तो वो एक जो होता है तो गुरु पंचों में। पहले से ही डिसाइड करके जाते हैं कि हाँ, उनके बाद वो कौन सब रहेगा? उनका है, जो भी हमारे पंच वगैरह होते हैं, वो तय करते हैं, तो वो पूरा एक कल्चर होता है, एक परंपरा होती है, पूरा उस नियम के साथ में होता है वो। गाँव में पंच होते हैं, वैसे आपके भी अलग पंच होते हैं जो हाँ, डिसाइड हमारा करते हैं? जो भी होता है पंच ही करते हैं, हमारे जो भी पंच बैठते हैं, तो वही पंच परमेश्वर हमारे जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वही सारी चीज़ों को तय करते हैं, उनके जो भी नियम और जो भी होता है हमारा तो सारा अच्छा बुरा भी कुछ हो रहा हो, किसी के ऊपर हुँ, डिसीजन लेना हो तो वो भी पंच तो ही वही करते हैं? करते हैं, उन्हीं के पास में जाता है सारा मुद्दा जो भी है वो सॉल्व करते हैं, जो भी समस्या होता है वो ही करते हैं, उन्हीं के पास में लेके जाते हैं, तो जितने भी हमारे पंच बैठ के वो सब चीज़ों को निपटारा करते हैं। ओके। तो पंच वही होते होंगे जो भी बड़े जो एक्सपीरियंस लोग होते बड़े-बुजुर्ग होंगे? हमारे जी। जो पुराने हैं और अलग-अलग घरानों के होते हैं, वो पंच परमेश्वर है ना, तो वो लोग डिसाइड करते हैं किसी भी तरह का। तो जब किसी भी तरह का कोई भी होगा तो उनके पास में जाके कि ऐसा जब आपस में नहीं होता है तो फिर पंच के पास में जाते हैं। ओके, पहले प्रयास रहता है कि भई आपस में बैठ के हमारा जो भी सुलह है कर लें। वो सुलह हो जाए। जब अगर बात नहीं बढ़ती है, सामने वाला बोलता है कि नहीं मेरे को तो ऐसा, तो फिर वहाँ पे पंचों का रहता है। फिर पंचों का जो फैसला होता है वो सबको मानना होता है। अब जो भी सरकार के थ्रू किन्नरों के लिए क्या बेटरमेंट के लिए पॉलिसीज़ लेके आई है या उनके लिए क्या उनके बेटरमेंट के लिए क्या हो रहा है अभी? जैसे कि अभी महिला आरक्षण और वो उन पे किया, तो वैसे ट्रांसजेंडर एक्ट भी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जब पहचान दी गई कि भई स्त्री और पुरुष के बाद में इनको भी एक अलग से दिया जाएगा, क्योंकि एक भारतीय संविधान के अनुसार हम लोगों को भी राइट्स है इक्वालिटी का। तो उसके आधार पे वो है, तो अब उसके साथ में जो भी सरकार को आदेशित किया है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको किन्नर बोर्ड बनाना होगा उनके उत्थान के लिए, है ना? शिक्षा से संबंधित, रोजगार से, हाउसिंग से जो भी है, तो वो किन्नर बोर्ड का गठन होगा। किन्नर बोर्ड के माध्यम से किन्नरों की समस्याओं पे काम किया जाएगा। तो ये हर ओके। राज्य सरकार में कहीं-कहीं गठन हो गया है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में प्रोसेस में है, चल रहा है ये। अभी कब तक उसका गठन होगा? गठन लगभग शायद हो गया है। अब जब भी जो भी हमारी राज्य सरकार करे उसकी घोषणा। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि आप लोग अलग-अलग जगह पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। अगर मैं धर्म के बारे में बात करूँ, हिंदुत्व के बारे में बात करूँ, वहाँ आप लोग की क्या ग्रोथ है? वहाँ पे तो मुझे लगता है कि जग ज़ाहिर है आज देखने को मिल ही रहा है कि आज किन्नरों का कैसे धर्म के क्षेत्र में आगाज़ है और योगदान भी है, और मुझे लग रहा है कि धर्म के क्षेत्र में भी, क्योंकि किन्नर तो स्वयंभू संत होते हैं, जन्म से ही उनको कोई उपाधि या संत बनने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि राम जी ने जो त्रेता में वरदान दिया था उस अनुसार अगर देखा जाए कलयुग में तो स्वयंभू संत ही हैं। लेकिन उपाधि मिलने के बाद में एक सकारात्मक बदलाव पूरे समाज में कि जो अभी द्वेष भाव से हमें देखते थे या भेदभाव नज़रिए से जो हमारे साथ में होता था ना, एक लांछनपूर्ण जीवन। जी, जी, जी। तो मुझे लगता है कि धर्म के क्षेत्र में जुड़ने का और धर्म के क्षेत्र में आने का जो एक रास्ता हमारे लिए साफ हुआ है, तो उससे समाज में एक और अच्छी छवि स्थापित होगी कि सम्मानित सम्मानीय तो थे ही, लेकिन पूज्यनीय भी, कि किन्नर शुरू से ही पूजनीय भी रहे हैं। जी।
तो यहाँ पर धर्म के क्षेत्र में आज हम धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड के माध्यम से सनातन को जीवंत रखने में बड़ा एक अपना योगदान योगदान रहेगा। देंगे और दे ही देते रहें, क्योंकि सनातन में तो वैसे भी हम लोगों का वर्णन है ही और सनातनी ही होते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पे बस है कि धर्म से जुड़ने के बाद में किन्नर समाज अपनी मुख्य धारा में आएगा, अपने अस्तित्व में आया है धर्म के क्षेत्र में आने से। तो हमें पुनः एक अस्तित्व, एक पहचान मिली है, हम वजूद में आए। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है और कि समाज ने तो स्वीकारा था, लेकिन आज धर्म के क्षेत्र में भी हमें स्वीकार्यता और मान्यता भी मिली। तो महामंडलेश्वर बनने के बाद आपको क्या लगता है आपके ऊपर क्या ऐसी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, जो आपको उसका निर्वाह करना पड़ेगा आगे? मुझे अलग से तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ज़िम्मेदारी, लेकिन बस ये है कि धर्म का जो एक पद होता है या धर्म का क्षेत्र होता है, तो हमें समझना होता है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत है कि धर्म का पहला धर्म तो हमारा यही होता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, समाज के प्रति समर्पित रहें। तो धर्म का मायने ही हमारा ये होता है कि हमें जो दायित्व मिला है, उसका हम निष्पक्ष रूप से निर्वाह करें, और समाज में और जो कुरीतियाँ हैं या राष्ट्र हित में हम समर्पित रहकर अपना योगदान दें। तो हर संभव प्रयास रहेगा कि भई धर्म के क्षेत्र में संत समाज और जितने भी हमारा चला आ रहा सनातन संस्कृति, परंपरा, उसको जीवंत रखें, उसकी सुरक्षा के लिए अपना दायित्व और योगदान दें। लास्ट अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, लोगों को अपनी तरफ से? मैसेज यही दूँगी और यही देना चाहूँगी समाज के सभ्य और शिक्षित लोगों को, जो अपने आप को बोलते हैं कि भई हम सभ्य समाज हैं, शिक्षित समाज हैं। कि हमारा जन्म भी आप के समाज से ही होता है, हम आपसे ही उत्पन्न हैं, जो एक महिला-पुरुष सृजन करते हैं, और जैसे कि एक लड़की को, एक लड़के को, एक विकलांग बच्चे को जन्म देने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उनकी परवरिश भी वैसे ही करते हैं, है ना? दिव्यांग को दिव्यांग की तरह नहीं, बिल्कुल। तो समाज को मैं सिर्फ़ यही संदेश दूँगी कि अगर हमारे जैसा बच्चा होता है, उसको भी वही संस्कार और वही लाड़, प्यार, प्रेम से कहते हैं ना कि परवरिश करें, कि आगे चलकर उसको ये ना वो कोई बोले कि किन्नर है, या आपको ये ना लगे कि आप किसी किन्नर की परवरिश कर रहे हैं। आप एक लड़का या लड़की जिस तरीके से उसकी परवरिश कर सकते हैं, वैसे करें, ताकि बड़े होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक अच्छा इंसान बने, ना कि एक औरत, ना आदमी, ना किन्नर। और समाज में एक नया आयाम स्थापित करे और समाज के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने। तो समाज के लिए मैं यही संदेश दूँगी कि आप चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जिस तरह से विकलांग बच्चे को एक्सेप्ट करते हो, वैसे हमें भी एक्सेप्ट करो और हमें भी जीने का अधिकार है मान-सम्मान के साथ में। तो वो मान-सम्मान के साथ में हमें भी अपने बीच में रखकर वो सारी सुविधाओं का लाभ दो और परवरिश करके हमें भी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और आईएएस, आईपीएस बनने का अवसर दो। ओके। कैसा था आपका आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। और मेरे ख़्याल से अभी तक जितने भी रहे हैं मेरे इंटरव्यूज़ में, सबसे अलग रहा है, डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ वो अपनी बातें भी शेयर करी जो आज तक शायद मेरे दिल में थी, और मुझे लगता है कि शायद समय-समय पर जहाँ लगता है जो एक एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो अपने आप वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा मेरा अनुभव, और मुझे लगता है कि शायद यहाँ से एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा, और आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो भी किया है हमारे लिए ख़ासकर, मुझे लगता है कि 101% अ, लोगों के बीच में बदलाव भी आएगा। राइट एंड थैंक यू संजना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हमारा डिस्कशन हुआ है, उसके बाद उस डिस्कशन को सुनने के बाद लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी इस किन्नर समाज को लेके। बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर पढ़ाई करी, रिसर्च करी, तो मुझे ही बहुत सारी नई-नई चीज़ें पता चल के आई। तो जो आपने आज बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उससे उन लोगों को भी बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में कि एग्ज़ैक्टली आपकी कम्युनिटी में क्या होता है, क्या चलता है, कैसे आप जीते हैं, खाते-पीते हैं, जो हमारी बहुत सारी बातें हुई। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतनी सारी अवेयरनेस लेके आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी, और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ, आपकी टीम को भी, कि आप इसी तरह से निर्धन समाज और देश हित के लिए इस तरह के पॉडकास्ट करते रहें, हर वर्ग के लिए करें। जी, थैंक यू वेरी मच।